हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब पर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, बात हो रही है आज फिजिक्स के प्री बोर्ड जो कि हमारा हुआ है हमारे ऑफलाइन संस्थान के अंदर, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि मिलक में प्रेजेंट है। अब उस प्री बोर्ड का सोल्यूशन को लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। देखिए, कुछ लोगों की बड़ी दिक्कत रहती है कि फिजिक्स में हम लोग को करना क्या है और करना कैसे है। इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर उस पर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको वहाँ बताया है कि आपको फिजिक्स में क्या करना है। अगर कोई भी स्टिल आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ डाल सकते हैं, वहाँ पे जाकर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना प्री बोर्ड का सोल्यूशन कि प्री बोर्ड का सोल्यूशन है क्या हमारे लिए। चलिए तो देख लेते हैं। अगर पेपर की मैं बात करता हूं तो देखो, ये बात सभी को पता होगा कि पेपर जो है वो ब्रिटेज आपका 33 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो कि 5 सेक्शंस में आपके यहाँ पर डिवाइडेड होंगे और 5 सेक्शंस के हिसाब से जो फर्स्ट सेक्शन रहता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें आपके 16 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को कंप्लीट करते हैं, जहां पर आपके 16 क्वेश्चंस हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है इस चीज की थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एस। कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है उस पर बात करते हैं। तो चलिए देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के मैक्स इज इक्वल टू द एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट यहां पर वर्क फंक्शन है, एच न्यू यहां पर आपकी एनर्जी है और के मैक्स आपका यहां पर काइनेटिक एनर्जी है। तो वो कह रहा है कि आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज हो जाएगा। वो कब होगा? ये डिक्रीज तब होगा जब आपका फाई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बोले भाई काहे इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि जब फाई नॉट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो जो रिलेशन निकलेगा इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। जब ये नेगेटिव वैल्यू शो करेगा तो के मैक्स का वैल्यू इसका मतलब कैसा हो गया होगा? डिक्रीज हो गया होगा। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक आंसर हो गया होगा, ऑप्शन ए। जहां पर बात कर रहा है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इंक्रीजेस करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसी पलक झपकते ही क्वेश्चन सब निपटा देंगे, डोंट वरी, दिक्कत मत लीजिए आप बिल्कुल भी। टेकिंग द वोर्स रेडियस एज ए नॉट इक्वल टू 53 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव मेरे को दे रखा है और बोल रहा है कि इसके ग्राउंड स्टेट के बेसिस पर आपको क्या बताना है? बोर्स मॉडल के यहां पर आपको रेडियस बताना है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में कि किस तरीके से हमारे पास ये रहेगा। देखो रिलेशन पर बात कर लेते हैं सीधे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है भाई हमारे पास रेडियस निकालने का, इट शुड बी आर नॉट बाय जेड। क्या होता है? इट शुड बी आर इक्वल टू आर नॉट बाय जेड। कब होता है? जब आपका n का वैल्यू कितना रहे? 1 रहे। चलो देख लेते हैं। लिथियम 2 पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि L 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो खाली 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो भी कहां पर होगा? n इक्वल टू 1 पर होगा। तो देख लीजिए r इक्वल टू कितना होगा? आर नॉट का वैल्यू हमको गिवन है, डेट इज 53। जेड की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर फॉर लिथियम कितना हो जाएगा? 3। 3 इंटू 1 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी बनी? 53/3। डिवाइड कर लेते हैं सिमिलर करके, लमसम ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? 18 पिकोमीटर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आपका यहां से ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए आपके लिए, क्योंकि ये मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया था जहां से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई वीडियो को तेज तेज में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ऑलरेडी चीजें पता है, मैं बस कंसेप्ट पर लेकर बात कर रहा हूं कि कौन से यहां पर कंसेप्ट आपका यूज होने वाला है, कौन सा यहां पर आपके लिए फॉर्मूला यूज होने वाला है और किस तरीके से आप उसके कंक्लूजन निकालेंगे, मैं उस चीज पर बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है यहां पर 3 मेगाहर्ट्ज का, पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है, तब उसकी परमिटिविटी इतनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? इट शुड बी एप्सिलॉन इक्वल्स टू 4 एफ अपॉन एम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शंस पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका हो जाएगा? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को लेकर बात कर रहा है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो देयर इज अ चेंजेस इन बिटवीन देयर स्पीड ऑफ लाइट और अ वेवलेंथ। ठीक है, पर कितना हो जाएगा उस चीज पर बात कर लेते हैं कि भाई डबल होगा, हाफ होगा, क्या होगा, हम उस पर बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला इट शुड बी अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ठीक।
एप्सिलॉन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये आपका किसके लिए लिया जाता है, ये वैक्यूम के लिए जाता है जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और हमें एप्सिलॉन जो कि मीडियम का गिवन है वो हमको गिवन है शुड बी 4f/m। तो यहां से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 4/1, इट शुड बी 4, और √4 का मतलब क्या हो गया 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया जी। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया है तो वेवलेंथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इट शुड बी λ/μ, ये रिलेशन होता है जनाब मेरे पास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ कितना हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 2 टाइम्स आपका डिक्रीज हो गया, मतलब हाफ हो गया। पहले जो वेवलेंथ होगा उस वेवलेंथ का नया वेवलेंथ जो था, ठीक है, वो पुरानी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कितना हो गया है, आधा हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपकी बदलती नहीं है जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी, नहीं सॉरी, ऑप्शन आपका सी यहां पर सही होगा, वेवलेंथ इज हाफ्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगले वाले पे देख लेते हैं। अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ अ लेंस इज मेड बाय टू मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। कहता है कि आपके पास एक लेंस गिवन है, मान लेते हैं वो कॉन्वेक्स है, मान लेते हैं ऐसा। कहता है ऊपर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ और है, नीचे वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ और है। म्यू म्यू डैश में चीज को ले लेता हूं, तो कहता है बताइए जरा कौन सा वाला यहां पर ठीक होगा। कहता है अगर आपकी रेज इन्फिनिटी से आती है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहां पर जाती है, आपकी फोकस पर जाकर कन्वर्ज हो जाती हैं। अब वो क्या कह रहा है कि जब दो अलग अलग तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनसे बनने वाली इमेजेस भी कैसी होंगी, दो अलग अलग पॉइंट पर ही होंगी जी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर कि टू इमेजेस आर फॉर्म्ड एट द टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटीज λ1 and λ2 respectively are placed at a distance of capital R, the force per unit length on either wire भी इतना, ठीक है जी। चलो देख लेते हैं। देखिए भैया एक ये है और एक ये है, ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंसेस की बात कर रहा है, वो कितना बोल दिया है उसने, R बोल दिया है, ठीक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है λ2 है। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि पहली वाली वायर से मैं बना लेता हूं तो वो कितना रहेगा इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट शुड बी λ1/2πε0r। अरे जी पूरा पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है जनाब, साफ साफ से पूरा पूरा सीधा सीधा आंसर निकल कर आता है यहाँ से, ठीक है। मैंने वहीं से उसी चीज को यूज कर लिया है, इट शुड बी इक्वल टू λ1/2πε0r, ठीक है। चलिए जी अगर मैं बात करता हूं, देखो ये दो प्लेट्स है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनना होगा, है ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। बोले चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इस पर लगने वाला जो फोर्स, मतलब एक से दूसरे पर लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो कि कितना रहेगा, इट शुड बी F इक्वल्स टू QE, रहेगा नहीं रहेगा जी, ठीक है। अब हम ये बात कर सकते हैं कि जब लीनियर चार्ज डेंसिटीज डिफरेंट है तो फोर्स भी क्या हो सकते हैं, मे भी डिफरेंट हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, तो इट शुड बी डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ D, ठीक है जी, कर लिया। चलिए हम जानते हैं कि चार्ज को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट शुड बी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। क्या होता है ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ होता है। जब चार्ज dq है तो लेंथ भी कितनी ले लेंगे, dl ले लेंगे। दूसरे वाले का जो है भैया लैम्डा वो कितना ले लेंगे, इट्स अ λ2 ले लेंगे। अब dq की प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा, λ2 dl, तो यहां से df का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट शुड बी λ2 dl। ई की प्लेस पर भैया वैल्यू पुट कर देंगे, इट शुड बी λ1/2πε0r, ठीक है। df अपॉन dl की बात करेंगे तो क्योंकि भैया हमसे क्या बात कर रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो df अपॉन dl की बात जब मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इट शुड बी 1/2πε0 λ1 λ2 अपॉन r। फॉर्मूले में जो है भैया वो 4πε0 दे रखा है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो किसकी तरह मैच हो रहा है, इट शुड बी मैच्ड विद ऑप्शन बी, इट शुड बी K2 λ1 λ2/r। तो ऑप्शन बी जो है फिफ्थ वाले का बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे वाले की बात करते हैं। The ratio of the resistance of the conductor is the temperature 15 degree Celsius to its resistance at the temperature 37.5 degree Celsius is 4:5 की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर, क्या फॉर्मूला होता है, इट शुड बी RT इक्वल्स टू R0, R0 इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसका वैल्यू आपका फिक्स होता है 1 प्लस लैम्डा डेल्टा टी। डेल्टा टी बोले तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है,
लैम्डा की अगर बात करते हैं, इट्स अ कोफिशिएंट, ये आपका कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस ऑन हीटिंग के वक्त का। इस वाले फॉर्मूले को यहां पर यूज करिए, दोनों तरीके से आप लोग यहां पर देखो रेशियो को यूज कर सकते हैं। 4/5, तो पहला इक्वेशन जो बनेगा वो आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, जो कि जिसका वैल्यू कितना है 15 दे रखा है आपके लिए, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा, इट शुड बी आर नॉट 1 प्लस एल्फा, दूसरे में क्या दे रखा है 37.5 दे रखा है, ठीक है। दोनों तरफ से वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए, जो आपके पास एट फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, इट शुड बी ऑप्शन डी 1/75 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। देखो भैया समय बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं हर एक चीज को बारीकी से नहीं आपको यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि भैया मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, जहाँ पे पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये काम तो आपका रह गया है, ठीक है। कैलकुलेशन आप करिए भारी भारी तरीके से, किस तरीके से उसको करना है, क्योंकि बेटा पेपर को मॉडरेट लेवल से बनाना है। अगर इसी पेपर को बेटे मैं 7-8 घंटे लगा दूंगा, तुम्हें देखो ऐसे वैल्यू वैसे वैल्यू वैसे वैल्यू, ठीक है, तो कैसे आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप इस कंसेप्ट को वीडियो से मेरी देखेंगे, और देखने के बाद विद इन 3 आवर का टाइम टेबल लगाकर आप उस पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए। ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, आपको मेरे से पहले सॉल्व करना है। एक बार आप मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूँ, वीडियो पॉज करिए, अपने आप से उसका सोल्यूशन लगाइए, उसके बाद चेक करिए कि हाँ मेरा आंसर और आपका आंसर दोनों का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए बेस्ट तरीका यही है कि आप वीडियो को लगातार देखते रहें और बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट तक जब आप वीडियो को देखेंगे और आप वीडियो के साथ लगातार बने रहेंगे, तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, ये जो 50% जो सीबीएसई ने बोला है ना कंसेप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस, ये जनाब आपके पूरी तरीके से पार हो जाएंगे, समझ गए। और फिजिक्स में तो भैया देखो ये आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं फिजिक्स से ही तो बेटा आपका पूरा का पूरा कंपटीशन बना हुआ है। आप कंपटीशन की तरफ चले जाइए, आप जेई चले जाइए, नीट चले जाइए, फिजिक्स से ही तो बेटा आपका फार्मूला बना हुआ है। वहीं से तो आप आईआईटी और आप एमबीबीएस में जाएंगे, तो फिजिक्स के लिए करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसकी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट का कहता है इन द फॉलोइंग 4 सिचुएशन चार्ज पार्टिकल्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंसेस पर है। तो हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली प्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, वो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। चलिए देख लीजिए जरा, अगर मैं बाई ओरिजिन की बात करता हूं तो यहाँ पर 5Q है, नीचे कुछ नहीं है, तो ओवरऑल यहाँ पर कितना आ जाता है 5Q आ जाता है। यहाँ 2Q है, यहाँ कितना है माइनस का 3Q है, माइनस 3Q में से प्लस का 2Q अगर ऐड करता हूं तो कितना बचेगा माइनस का Q बचेगा। नेट चार्ज की बात कर रहा है तो दोनों चीजों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। आंसर ओवरऑल कितना आएगा मेरे पास 4Q। तो पहले वाले से मेरे पास जो आंसर बना वो कितना बनता है 4Q। दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरे वाले से एक्स एक्सिस पर कितना बना है 2Q माइनस Q, तो ये कितना बन गया Q। बाई एक्सिस पर कितना बनना है माइनस का 3Q, दोनों को ऐड करूंगा कितना हो गया माइनस का 4Q। चलिए थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है, देखिए 4Q माइनस का 2Q है, तो यहां से कितना बचेगा 2Q और प्लस क्या हो जाएगा Q, इट शुड भी कितना हो गया 3Q। ये कितना हो गया 3Q हो गया। चलिए फोर्थ वाला देख लीजिए, यहां पर कितना है मेरे पास 3Q माइनस क्या Q, तो ये 2Q हो गया और प्लस का Q हो गया, इट शुड भी 3Q। चलिए अरेंज करना है मेरे को इन ऑर्डर के साथ, तो देख लीजिए थर्ड और फोर्थ तो बराबर हो गए, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन सबसे बड़ा है और सेकंड वाला ऑप्शन सबसे छोटा है। देख लीजिए किसमें ये पॉसिबल है भैया, देख लीजिए ऑप्शन डी बिल्कुल यहां से सही आंसर निकल कर आ रहा है, जहां पर थर्ड और फोर्थ आपके बराबर हैं, फर्स्ट आपका सबसे बड़ा है और सेकंड आपका सबसे छोटा है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन अ 220 वोल्ट एसी इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर सी देन क्या होगा। तो भैया देख लीजिए, हम जानते हैं जब भी कभी कैपेसिटेंस का केस होता है तो वोल्टेज जो होते हैं वो करंट से क्या होते हैं 90 डिग्री नीचे होते हैं। तो करंट से अगर मैं बात कर रहा हूं तो करंट से 90 डिग्री नीचे कौन है, 90 डिग्री नीचे है आपके वोल्टेज। तो करंट की अगर इक्वेशन में बनाता हूं, इट शुड बी आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, इट शुड बी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। 90 डिग्री भैया नीचे रहेगा, 90 डिग्री क्या रहेगा नीचे रहेगा। तो वो कहता है कि बता दीजिए अगर 220 वोल्ट एसी सप्लाई किया जाएगा तो क्या रहेगा, द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द कैपेसिटर पर साइकिल इज 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है इट शुड बी BRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन वोल्ट और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना है, इट शुड बी ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है वो 0 होता है, और 0 होने की वजह से पावर कितनी हो जाएगी 0। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर।
समझ में आ गया ना, समझ में आया ना? नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, दूसरी वीडियो बना दूंगा, बढ़िया तरीके से पूरा डिटेल एनालिसिस करा दूंगा आपके लिए। बस घबराने वाली बात नहीं है, बढ़िया तरीके से बस आप तैयारी करते हुए चलिए। समझ गए बात के लिए? ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन। हाँ ये मान सकता हूँ आज थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ मैं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि बेटा आपका ये जो सोल्यूशन है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, इसमें आपको भी वक्त मिलना चाहिए कि आप अपनी कैलकुलेशन को निपटा सकें, ठीक है। मैं सिर्फ कंसेप्ट पर बात कर रहा हूं, कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगा, सोल्यूशन आपको ही करके दिखाना है, क्योंकि बेटा 50% ये जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है ना, इन्हें तो मैं कराने का तरीका बताऊंगा, पर करना तो आपको ही है ना जी। जी तो बढ़िया तरीके से बोर्ड पर फोकस करिए, जो कंसेप्ट बता रहा हूं कंसेप्ट के साथ चलिए, मजा आएगा बेटा, बढ़िया तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। चलिए देखिए जरा, a perfectly diametric sphere has a small spherical cavity as its center which is filled with the paramagnetic substances. The whole system is placed in a uniform magnetic field B. Then the field inside the paramagnetic substances is, भैया कह रहा है inside the paramagnetic substance, magnetic field की बात कर रहा है भैया, वो जीरो होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा है, इसके अंदर आपकी कितनी होगी, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, सिस्टम बी के अंदर करा हुआ है, फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बोले भैया जीरो, मतलब ही क्या देना, बोले भैया जीरो होगी, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। फॉर सेक्शंस ए बी ऑफ अ सर्किट शोन इन द गिवन, इस तरीके से आपको गिवन है, यहाँ पे C1 C2 का वैल्यू भी आपको गिवन है, आपको EMF का वैल्यू भी गिवन है, और दोनों का डिफरेंस भी आपको गिवन है। कह रहा है बता दीजिए भैया इस पर चार्ज कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ए की तरफ से मैंने चार्ज भेजा, ए की तरफ से मैंने चार्ज भेजा, जब चार्ज सी वाली में जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं जानता हूं, फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV। क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV। तो पोटेंशियल्स की वैल्यूज के हिसाब से B का वैल्यू यहां से कितना बनेगा, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ Q अपॉन C। बनेगा या नहीं बनेगा, है ना जी, बन जाएगा ना जी, बिल्कुल बन जाएगा, बोले ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, B इक्वल्स टू Q अपॉन C बन जाएगा। तो चलो इक्वेशन देखो जरा, पहले इक्वेशन इसको एनरोल करके करेंगे, फिर अगली इक्वेशन इसको एनरोल करके करेंगे, ठीक है। चलो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, C1 में सबसे पहले आएगा तो इट शुड बी Q1 अपॉन C1, ठीक है। करंट आपका यहां पर जाकर लाइट ऑन हो जाएगा, वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू, अब इस वाले को करके देखेंगे, तो इस वाले में कितना हो जाएगा, 10 प्लस, क्योंकि EMF से ही हमने स्टार्ट किया है तो वहां पे वो एडिशन के साथ जाएगा, प्लस साइन के साथ जाएगा, 10 प्लस C2 की बात करता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा, इट शुड बी Q2 अपॉन C2, ठीक है। दोनों वैल्यू से एक दूसरे के बराबर रखा गया, क्योंकि देखो भैया ये बात उसने साफ साफ बोल दी है कि BA माइनस BB का वैल्यू कितना है, माइनस का 10 है। तो BA और BB दोनों के पोटेंशियल्स को मैंने लेकर बात करी है, और दो इक्वेशन बना के आपके सामने मैंने यहाँ पे तैयार कर दी है। तो वैल्यू क्या बन के तैयार हो जाएगी, इट्स Q1 अपॉन C1 माइनस का Q2 अपॉन C2, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इट शुड बी 20, ठीक है। क्यू का वैल्यू देखो मेरे पास है नहीं, जो कि मेरे को निकालना है, तो यहाँ पर जो भैया जो Q1 Q2 ले रखा है उसका वैल्यू तो बिल्कुल सेम होगा ना, क्यों, क्योंकि चार्ज जो यहाँ से सप्लाई हो रहा है वही तो चार्ज यहाँ तक सप्लाई होगा, एंटायर द सर्किट आपका चार्ज तो सेम रहेगा ना जी, बोले हाँ बिल्कुल सेम रहेगा सर। तो Q को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 1/C1 माइनस 1/C2, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो Q C1 का वैल्यू मेरे को कितना दे रखा है, इट शुड बी 1, माइनस ये कितना दे रखा है, इट शुड बी 2 इक्वल्स टू 20। दोनों का ऐसे ले लेते हैं, कितना बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, Q इक्वल्स टू माइनस का 1/2 बचेगा, इधर कितना बचेगा 20, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाता है, इट शुड बी माइनस का 2 2 40 हो जाता है। सॉरी वैल्यू में कुछ गड़बड़ हो गई है ना, ठीक ठीक ठीक, बोले ऐसे तो कोई आंसर ही नहीं बनना है ना सर, हाँ जी जी जी, चलो देखो जरा, अरे घबराने वाली क्या बात है भैया, इसमें घबरा काहे के लिए रहे हो, है चीजें तो भैया हो ही जाती हैं ऊपर नीचे हल्की फुल्की सी। चलो इसको जरा सुलझा लेते हैं, कैसे सुलझाया जाएगा जी, चलो देखो Q1 चार्ज तो भैया सेम है, चार्ज की तो बात उसने करी नहीं है ना हमसे, ठीक है जी। इधर कितना हो गया, उधर जाके भैया 10 बन गया, 20 बन गया, ठीक है। Q को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1/1 और माइनस का 1/2, वैल्यू तो सेम ली हुई है ना भैया, देख लेना, ठीक। Q की बात कर रहे हैं, Q हमको निकालना है, तो Q निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और इट शुड भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, इट शुड बी 2 2 40 हो जाएगा, और अपॉन माइनस का साइन भैया क्यों आ रहा है, अरे भैया सॉरी पोटेंशियल में यही गलती हो गई है, ये आपकी इक्वेशन माइनस की है, इधर आके भैया ये प्लस की बनेगी, सॉरी 2 + 1 3, अब आ गया नहीं आ गया आंसर, बिल्कुल सही, अब आ गया आंसर सही, ठीक है।
माइनस माइनस माइनस। देखो भैया यहाँ से आप लेकर जा रहे हैं, जब आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं तो लेके जाने में भैया क्या हो रहा है, अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो पहला वाला सेल उल्टी डायरेक्शन में हो गया, जिसकी वजह से वो कितना बन जाएगा, नेगेटिव। या तो भैया -10 लो और इसे प्लस Q2/C2 बना दो। दोनों तरीके से एक ही तरीके से कहानी कर पाओगे, या तो कान ऐसे पकड़ लो या तो कान इधर से पकड़ लो, बात यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ठीक है, 1 कॉलम से 2 कॉलम को कर लीजिए, तो हम सीधे इसी को देख लेते हैं। चलो देखो जरा क्या है, कह रहा है फैराडे लॉज ऑफ इंडक्शन। फैराडे ने किसके लॉ पर बात किया है, तो ये बात कर रहे हैं किस पे, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर। फैराडे का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट किस पर है, ये तो कंसेप्ट है कि अगर किसी भी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, यही तो बात है। तो इसका मतलब ये हो गए 2 वाले के साथ कि जनरेट्स करंट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। जी, लेंस लॉ की बात करते हैं, तो लेंस लॉ ने भैया देखो पोलैरिटी को लेकर बात किया है ना, वो पोलैरिटी को लेकर बात करते हैं। देख लीजिए किसमें है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोजिस द कॉज। जी भैया बिल्कुल बात सही है, पोलैरिटी को लेकर बात करते हैं, जहां पर आपका करंट इंड्यूस है वो अपोजिट कॉज करता है, बिल्कुल बात सही है। सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, तो सेल्फ इंडक्शन के लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ द चेंज इन करंट, बिल्कुल बात सही है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोजिट में बात करते हैं, इसी चीज को लेकर अपोजिट में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन अनदर कॉइल, तो बिल्कुल सही हो गया। ए का सेकंड है, तो पहला और चौथा तो वैसे ही खत्म हो गया, सिर्फ बी और सी ऑप्शन बचता है। बी वाले का हमारा फर्स्ट है तो बी वाले का फर्स्ट है, सी वाले का फोर्थ है, जब सी वाले का फोर्थ होगा तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम आर केप्ट 20 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए सबसे पहले Q1 की बात कर लेते हैं, कितना है, इट शुड बी 4 माइक्रोकूलम। Q2 की बात कर लेते हैं, इट शुड बी 6 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस r जो कि कितनी है 20 सेंटीमीटर, इट शुड बी 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू हमारे पास ये आ गई। फोर्स की बात कर रहा है, दोनों चार्जेस के बीच में कितना होगा, तो अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ, इट शुड बी K Q1 Q2/r²। ठीक है, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है बेटा, कांस्टेंट है ये। Q1 का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है तो 10⁻6 हो गया। Q2 का वैल्यू 6 इंटू माइक्रोकूलम है तो 10⁻6 हो जाएगा, और अपॉन में r², इट शुड बी 20 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर निकल कर आएगा। आंसर आपका ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इट शुड बी 5.4 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 5.4 न्यूटन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए भैया, 9 इंटू 4 इंटू 6 इंटू इन सब पावर्स को एक साथ कर लूंगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 10⁻³ बचेगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, इट शुड बी 400 इंटू 10⁻⁻4। ये -4 जब ऊपर की तरफ आएगा, 4 से 4 काट लेते हैं, नीचे 2 जीरो बचते हैं। ठीक है, इन 2 जीरो को यहाँ पर शामिल कर लेंगे, तो 9 इंटू 6 इंटू 10⁻³ है, और अपॉन में नीचे कितना बचेगा 10⁻² बचेगा। ठीक है, 9 6 54 हो जाएगा, इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻1 बचेगा, वैल्यू कितनी आएगी 5.4 न्यूटन आएगी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ के बात के लिए, कुछ को अगर दिक्कत आ रही होगी, कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा जरा। ठीक है, आई नो थोड़ा सा तेज है आज मामला, लेकिन कोई बात नहीं, आज एडजस्ट कर लीजिए, अगली बार देख लेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है भाई, भरकर उस पर प्यार डालो अपना, और बोलो कि भाई सर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मुझे वीडियो बना के दे दीजिए, मुझे दिक्कत होती है सर, मैं आपके लिए तुरंत बनाकर तैयार कर दूंगा। समझ रहे हैं आप बात के लिए जी, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही बात होगी। ठीक है, चलिए असर्शन रीजंस की बात आ जाती है। 12 एमसीक्यू हमारे निपट चुके हैं। ठीक है, 4 असर्शन रीजन की बात कर लेते हैं। असर्शन रीजन क्या कह रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है भैया, बात कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट, ना 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 ना, डिमोन्स्ट्रेट वेव नेचर ऑफ लाइट को नहीं, ये करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। किसको करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बात करता है। इसका मतलब असर्शन तो हो गया गलत, असर्शन तो हो गया गलत, क्योंकि उसने वेव नेचर दे रखा है, वो पार्टिकल नेचर को करता है। ठीक, अगला, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कह रहा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, फ्रीक्वेंसी के। ना भैया ना, ऐसा ना होता है। बोले फिर कैसा होता है मास्टर, ये ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। किसके होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके। ठीक है जी, जी चलिए तो देख लेते हैं जरा। तो आपका ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो देख लेते हैं पीछे कोई ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन कोई ऐसा है जी, हाँ बिल्कुल है।
इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए और आर यहां पर दोनों ही क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन कह रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना होता है, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू 2 होना, और वहां पर जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी है, इट शुड बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बालक बिल्कुल सही कह रहा है, बात बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन देख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम द बार्मर सीरीज आर ऑब्टेन्ड। बिल्कुल बात सही है भैया, बार्मर सीरीज की बात हो रही है, कहां, जहां NF की बात 2 हो जाए और n इनिशियल 2 से बड़ा हो जाए, तब हमेशा ये सीरीज जो होती है वो कौन सी सीरीज होती है, ये सीरीज कहलाती है आपकी बार्मर सीरीज कहलाती है। देख लो भैया, फाइनल स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन जब जंप कर हमेशा फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में आके अगर गिरता है तो वो सीरीज क्या होती है, बार्मर सीरीज होती है। दोनों बातें बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ये बात ये कहां समझा रहा है कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी कहां से हो गई है, ये बात तो वो नहीं बता रहा है ना जी, लेकिन दोनों हैं ठीक, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए 15th वाला देख लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है करंट कैरिंग सोलेनॉइड से, ठीक है, इट शुड बी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। वो कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भैया, बिल्कुल बात सही हो रही है यहाँ पर। रीजन कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, और कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड वो यूनिफॉर्म होती है, ये भी बात सही कह रहे हो, लेकिन जनाब सही से एक्सप्लेनेशन दे कहाँ रहे हो, ऊपर कुछ और बात कह दिया, नीचे कुछ और बात कह दिया, फॉर्मूले को लेकर कुछ बात कर लेते तो मैं बात भी तो समझ जाता तुम्हारी, मैं बात भी तो समझता या नहीं समझता बात आपके लिए। अब वो बात इनने पूरी अधूरी दे दी है, पूरी बात करी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का भी ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4 इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डबल। तो देख लीजिए रिलेशन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस एल से डिनोट किया जाता है, इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। बात बिल्कुल सही है, असर्जन तो ठीक हो गया जनाब। रीजन की तरफ आ जाइए, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, बिल्कुल बात सही कह रहा है भैया, ये भी ठीक है। क्यों ठीक है, देख लो भैया, अगर इसका रिलेशन ये होता है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना कर देता हूं जैसे का मुझसे कहा जा रहा है, मुझसे जैसा का क्या कहा जा रहा है, तो भैया एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट शुड टर्न्स इनटू 4n स्क्वायर। 4 गुना बड़ा या नहीं बड़ा भैया, पहले से कंपैरिजन करा लो, कंपैरिजन करा लो भैया, एल एल डैश का कंपैरिजन करा लो, 1/4 4 गुना बड़ा या नहीं बड़ा है, बोले बढ़ गया है मास्टर, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दबरदोर तरीके से बेटा सेक्शन ए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, जिसमें 12 एमसीक्यू लगाए हैं हम लोगों ने और 4 लगाए हैं असर्शन रीजन। आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से बात हो रही है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं वीडियो में, सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। सेक्शन बी हमसे क्या कहता है, बात कर रहा है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। चलिए भैया इधर लिख लेते हैं एन टाइप बारे और इधर लिख लेते हैं पी टाइप बारे, सही है। चलो इन सब से लेकर जरा पहले थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं, बोले बातचीत है क्या। सबसे पहली बात एन टाइप की बात कर रहे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनकर तैयार होते हैं जब हम इंट्रिंसिक, जो कि प्योर आपके सेमीकंडक्टर हैं, जब हम उसमें क्या करते हैं, जब हम इंट्रिंसिक वालों के अंदर पेंटावैलेंट डोपेंट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, पेंटावैलेंट डोपेंट। जब आप इंट्रिंसिक के अंदर पेंटावैलेंट डोपेंट मिलाओगे तब आपके पास एन टाइप बनकर तैयार होगा। और जब आप प्योर वाले मतलब इंट्रिंसिक के अंदर जब आप क्या मिला दोगे, ट्राईवैलेंट मिला दोगे, जब आप ट्राईवैलेंट डोपेंट को मिलाओगे किसके साथ, इंट्रिंसिक के साथ, तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, पी टाइप बनकर तैयार हो जाएगा। बोले मास्टर बात तो आपने बिल्कुल सही कह दी है, कतई पते की बात कही है। बोले हाँ बेटा करेंगे पते की बात, मास्टर है भैया, पते की बात ना करेंगे तो क्या करेंगे। देखो भैया एन टाइप की बात हो गई है, बोले बिल्कुल बात सही हो गई है। तो इसमें देख लीजिए, जब पेंटावैलेंट मिला रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन भैया 4 ही इलेक्ट्रॉन का तो शेयरिंग कर सकता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंट्रिंसिक की तो है भैया एलिमेंटल आपके सेमीकंडक्टर हैं, प्योर फॉर्म वाले सेमीकंडक्टर हैं। अब सिलिकॉन के साथ आपने फास्फोरस मिला दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके कौन होंगे,
यहाँ पर जो आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो मेजोरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, यहाँ पर होल्स, यहाँ पर कौन होंगे, होल्स। क्यों, क्योंकि ट्राइवेलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी और उसकी जगह यहाँ पर क्या फिट हो जाएगा, एक वैकेंट स्पेस। तो पी टाइप में मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स है वो होल्स रहेंगे और एन टाइप में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बात समझ में आ रही है, बोले हाँ मास्टर बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स आर मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात बिल्कुल पते की हो रही है, बोले हाँ मास्टर बिल्कुल बात पते की हो रही है, हमको सारी बातें समझ में आ गई हैं और ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें चीजें यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलो और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पोटेंशियल्स को लेकर और बात कर लेते हैं तो देखो, एन टाइप के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये लो टू हाई की तरफ जाते हैं, लो टू हाई पोटेंशियल्स की तरफ ट्रैवल करते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ आपके मूव करते हैं। वहीं जो होल्स की मैं बात कर रहा हूं वो कहां जाते हैं, ये यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इनसे उल्टा जाते हैं, ये हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। ये कहां जाते हैं जनाब, ये हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो दो बातें पूछी थी भैया, ये सारी बातें आप वहां पर लिख सकते हैं और बढ़िया तरीके से थ्योरी में आपको यहां से 2 नंबर पकड़ के दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए, बस ये है कि इंग्लिश पे थोड़ा सा काम कर लियो जनाब, उसको जरा ढंग से लिख लियो, बात का मतलब जो मैं कह रहा हूं बस वही निकलना चाहिए, इसके अलावा कुछ और निकला तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे लिए, हमें गाली मत बकियो कि मास्टर तुमने गलत बता दो। समझ गए, चलो आगे। With reference to the photoelectric effect define threshold wavelength। अब देखो भैया डेफिनेशन तुम बता दियो, मैं तुम्हारे लिए कहानी समझा दे रहा हूँ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहा है तो वेवलेंथ भैया ये रहा फाई नॉट विच इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ठीक, विच इज इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। ये रहा वर्ग फंक्शन का तुम्हारा फॉर्मूला, और वर्ग फंक्शन में ये जो फाई नॉट है ये क्या है, तुम्हारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब मतलब समझ लीजिए बात का क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जिस मिनिमम इंसिडेंट रेडिएशन पर आपका इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस शेल को छोड़कर सरफेस तक आ सके, ठीक है। और सरफेस को छोड़ने के बाद जब इंटेंसिटी लगातार बढ़ाई जाएगी तो सरफेस को छोड़कर मेटल के वो कहां चला जाए, आपके फ्री स्पेस में चला जाए। तो जो काम हुआ, क्या काम हुआ, जो उसके लास्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराकर उस मेटल के सरफेस तक लेकर गए, तो मेटल के सरफेस तक ले जाने में जो इलेक्ट्रॉन ने वर्क किया वो वर्क क्या है, दैट वर्क इज कॉल्ड विद द नेम ऑफ वर्क फंक्शन। और उस बीच में बेचारे ने जितनी डिस्टेंस कवर करी दैट इज कॉल्ड विद द नेम ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और वो किस नाम से जाना जाएगा, इट शुड बी नेम्ड विद द नेम ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आ गई बात, गुड, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी बातों को समझ जाते हो। चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेवलेंथ इतना, ये हमको लैम्डा 1 का वैल्यू गिवन है, मार्कअप कर लेते हैं, ठीक है। इतनी हमको एनर्जी गिवन है, इसको E1 मार्कअप कर लेते हैं। कैलकुलेट करना है फोटोन की एनर्जी जिसका वेवलेंथ इतना है, तो इसको लैम्डा 2 मार्कअप कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से जाता हूं तो फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा। तो इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वेवलेंथ। एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के साथ कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जरा जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो मैं यहां से रिलेशन बना लेता हूं डायरेक्ट, क्या, मुझे E2 का वैल्यू चाहिए तो E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू रिलेशन इनवर्स का है तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। नहीं समझे बात, बोले समझ गया मास्टर साहब, आपकी जब इनवर्सली का रिलेशन है तो जो रेशो है वो ऐसे बनेगा, SC से SC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत मेरे को ज्यादा नहीं है। समझ गए, चलो रिलेशन आपके सामने आ गया है, वैल्यूज आपको सारी गिवन है, वैल्यूज को रिसॉल्व कर लीजिए, यहां लगा दीजिए। E2 का वैल्यू आप निकाल देंगे बाय यूजिंग लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इंटू E1। समझ गया बात के लिए, फॉर्मूला उठाओ, वैल्यू पुट कराओ और अपना आंसर प्राप्त कर जाओ। बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए, आगे बढ़ जाएं, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई आर शोन बिलो। दो वायर्स आपको एक्स और वाई यहां पर गिवन है, कहता है द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई इज 3 टाइम्स द इन एक्स। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि नंबर डेंसिटी जो वाई की है इट शुड बी 3 टाइम्स ऑफ नंबर डेंसिटी इन एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं एन वाई इक्वल्स टू 3 एन एक्स, लिख दिया, ठीक। फिर क्या कहता है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं,
जब ये दोनों वायर सीरीज में है तो इनमें फ्लो होने वाला करंट जो है वो उसको सेम हो जाएगा। बोले हाँ जी सर बिल्कुल सेम हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है? दोनों वायर्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। चलो भैया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन सभी को याद है, I इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, वेयर बी डी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज अ करंट, A इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E इज अ चार्ज ऑन अ चार्ज पार्टिकल एंड N इज अ नंबर डेंसिटी ऑफ अ चार्ज। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा। दोनों तरफ भैया आपकी वैल्यू सेम हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख ले रहा हूं इसके लिए, नंबर डेंसिटी ऑफ x, चार्ज ऑन x, एरिया ऑफ x and drift velocity of x, it should be equal to number density of y, charge on bicarriers, area of cross section of y and drift velocity of y। रेशियो पूछ किस किस में रहा है? दोनों वायर्स के क्रॉसपॉन्ड में पूछ रहा है, तो ठीक है। हमसे जो बात की जा रही है भैया वो इन दोनों को लेकर बात की जा रही है, इन दोनों के रेशियो को लेकर बात की जा रही है, ठीक है। देखो भैया ई से ई तो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। एरिया को लेकर बात करते हैं तो हमें देखो डायमीटर्स गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर? डायमीटर्स। अगर डायमीटर को लेकर बात करते हैं तो देख लीजिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इट शुड बी पाई आर स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4, यही तो बनेगा। बोले क्यों बनेगा? भैया रेडियस जो होती है r इक्वल्स टू डी बाई 2 होता है, नहीं होता है? डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रिलेशन ए की जगह क्या यूज होगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा। बोले ठीक है मास्टर, बिल्कुल बात आपने सही कह दी। तो देख लीजिए एन एक्स ए की प्लेस पर क्या पुट करूंगा भैया मैं? पाई, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर बाय 4। अब डी एक्स क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां पर एक्स की डायमीटर कितनी गिवन है? सिर्फ आपको डी गिवन है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या आ जाएगा? बी डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू एन वाई का वैल्यू कितना है? इट शुड बी 3nx है, ए की जगह कितना लग जाएगा? इट शुड बी पाई। यहां पर डायमीटर कितनी गिवन है? दुगनी डायमीटर है, तो कितना हो जाएगा? इट शुड बी 4d स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? bd बाई आ जाएगा, ठीक है। nx से nx चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है, और आपके पाई डी स्क्वायर एक्स से पाई डी स्क्वायर आपका x चला जाएगा। बचेगा भैया हमारे पास यहां पर क्या? बी डी एक्स, ये वाला वैल्यू नीचे ले आता हूं, इट शुड बी बी डी बाई इक्वल टू कितना बचेगा? 4 बचा और यहां से 3 बचा, 4 3 12 हो गया, और यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं, तो अपॉन में क्या रह गया? 1। यही आपका रेशियो आ गया, डेट इज 1:12। कितना रेशियो आ गया? 1:12 का रेशियो आ गया दोनों के ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे कुटू कुटू से। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। चलो, a proton and the alpha particles are accelerated through different potentials b1 and b2 respectively so that they have the same de Broglie wavelength। देखो भैया de Broglie wavelength की बात कर रहा है। जब भी कभी भैया आपसे de Broglie wavelength की बात करे और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल्स, तो भैया आपका डी ब्रॉगली रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? इट शुड बी लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2m EV। अब कहोगे E क्या है? तो E की जगह मैं Q लगा देता हूं, अब तो समझ जाओगे। इट्स अ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चलो रिलेशन पर आ जाते हैं। दो आपको डिफरेंट चीजें यहां पर गिवन है, तो दो डिफरेंट चीजों को लेकर चीजें कर लेते हैं, ठीक है। लैम्डा भी गिवन है, इधर ये भी गिवन है। चलो देखो, ठीक, रिलेशंस निकालते हैं, तो रिलेशन देखो कैसे निकलेगा। रिलेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अपॉन में दोनों के रिलेशंस है, तो रिलेशंस कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल एंड पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। बात को समझ में आ गया भैया? देखो इस फॉर्मूले से मैंने ये छोटा सा रिलेशन बना के तैयार किया है। बाद में मत कहियो भाई साहब ये कैसे कर दिया। तुम्हें अगर ये रिलेशन समझ में नहीं आते हैं, तुम्हें ये नहीं पता ये रिलेशन आते कहां से हैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना भैया, मैं तुरंत वीडियो बना के डाल दूंगा।
देखो भैया इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कराऊंगा, एच से एच काटूंगा, दोनों तरफ का भैया मैं क्या करूंगा, रूट बाय रूट से रूट को कैंसिल कर दूंगा, 1/2 पावर होती है ना, 1/2 से 1/2 की पावर खत्म कर दूंगा, रिलेशन तो एट लास्ट यही बचेगा ना, और इनवर्सली है इसलिए इनवर्सली के रिलेशन में मैंने इसको डाला है। ठीक है, फटाफट से वैल्यू को पुट करो, आंसर तुम्हारे पास है। ठीक है, अल्फा की मास की बात करते हैं तो इट शुड बी 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज की बात करते हैं, शुड बी 2 टाइम्स मोर देन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एंड बी अल्फा की बात करते हैं तो इतने, ये कितना गिवन है, इट शुड बी B2, ये B2 गिवन है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, MP हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, QP हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, B1। ठीक है, QP से QP गया, MP से MP गया, 4 2 8 हो गया। चलिए देख लीजिए भैया रिलेशन क्या निकल कर आएगा, तो ये रिलेशन जाएगा B2 अपॉन B1, इट शुड बी 8:1, क्योंकि 4 2 8 हो गया, तो रिलेशन क्या बनेगा, 8:1 का रिलेशन बन के आपके पास तैयार हो जाएगा। समझ गया बात के लिए, रिलेशन समझ में आ गया, 8:1 का रिलेशन बनकर हमारे पास आ चुका है ना जी, जी आ गया। ठीक है, अरे सॉरी रिलेशन तो उल्टा बनेगा ना, 1:8 का बनेगा, है ना। अरे भैया जी ऐसे नहीं है तो रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, समझते नहीं हो बात को यार बच्चों। ठीक है, 1:8 का। ठीक है, तो B1 आपका 8 हो जाएगा और B2 आपका कितना हो जाएगा, इट शुड बी 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास। आपको भैया यहाँ पे ग्राफ दे रखा है जहां पे WXYZ की वैल्यू आपको दे रखी है, 4 न्यूक्लियाई आपको यहाँ पर गिवन है। कहता है आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। जो न्यूक्लियर फिजन के अंडरगो ज्यादातर मतलब जा सकता है, आप बता दीजिए वो कौन सा होगा। ठीक, और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन के अंडर कौन जा सकता है, आप उसका वैल्यू बता दीजिए। चलो बता देते हैं भैया। देखो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन तब क्या आया जाता है, मैं कंडीशन बता देता हूं न्यूक्लियर फिजन की, फिर आप ग्राफ की तरफ चले जाना। न्यूक्लियर फिजन तब कराया जाता है जब एटॉमिक मास जो होता है वो हैवियर होता है। एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एटम का या स्पीसीज का अगर वो हैवियर होता है, और कितना हैवियर होता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 230, इट शुड बी ग्रेटर देन 230 और ग्रेटर देन 200। जब इस तरीके से हमारे पास कोई हैवियर मास होता है तब हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन करा सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द गिवन चार्ट जैसी सिचुएशन है हम उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक, और अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करता हूं तो न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है किसका, इसका जस्ट अपोजिट, लाइटर न्यूक्लियाई का। जब न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, उनके एटॉमिक साइजेस मासेस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तब हम उनको क्या कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं, जहां पर दो छोटे छोटे चुलगुजों को पकड़ के बड़ा चुलगुजा बना के तैयार कर देते हैं। समझ गया बात के लिए, बोले ठीक है सर मास्टर आपकी समझ में आ गई है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंडर को यहां पर कौन सा जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक मास दिख रहा है, एटॉमिक मास सबसे ज्यादा किसका है, W। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इट शुड बी W। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है इन सबके कंपैरिजन में, इट शुड बी Z। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। बहुत ज्यादा पलक झपकते देने वाला आंसर क्वेश्चन था, बड़ी प्यारी तरीके से इसने क्वेश्चन को डिजाइन कर रखा था, और देखिए क्वेश्चन बनकर आपका क्या हो गया, तैयार। देखिए जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाते 2025 के, तब तक लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, और उसके बाद भी आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि आपकी जेईई और नीट की भी तैयारी हमको करानी है। आप बस चैनल पर लगातार बने रहिए, उस पर अपना प्यार बरसाते रहिए, और प्यार बरसाने का तरीका आपका यही है कि हर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पे जाकर स्टेटस पे लगा दीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो पाए, क्योंकि कंपटीशन होगा तभी तो पढ़ने की जागरूकता आपके अंदर ज़्यादा होगी। कंपटीशन ही नहीं है आसपास तो फिर किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। आपको तो ये लगेगा कि 50% नंबर लाने के बावजूद भी मैं टॉपर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होशियार हो गया हूँ। नहीं, कंपटीशन को बढ़ाइए, तभी आपकी पढ़ने की जो क्यूरियोसिटी है वो ज़्यादा जागेगी, तभी आपको ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, मैं कंसेप्ट को लेकर बात कर रहा हूँ, अगले कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच मेंटेन द अर्थ बाम्स। अर्थ बाम्स को मेंटेन करने की बात कर रहा है, तो भैया इंफ्रारेड है। कौन सी है, इंफ्रारेड है। ठीक है, आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इस्तेमाल करने वाली की आपकी किसकी बात कर रहा है, वेव को लेकर बात कर रहा है। तो बता दीजिए भैया यहाँ पर कौन सी आपकी वेव होगी। तो भैया हाँ बोले, बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ रहा है, बोल क्या होगी, माइक्रोवेव होगी। बहुत बढ़िया, क्या होगी आपकी, माइक्रोवेव। ठीक है, याद करने का ऑर्डर तो आप सभी को पता होगा, बहुत बढ़िया सा यहाँ पे ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर नहीं आता है तो बता देना, EMW का एक क्लास लगा दूंगा जिसमें पूरा का पूरा EMW वन शॉट में आपका मैं निपटा दूंगा। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर इंफ्रारेड हो गया, दूसरे वाले का क्या होगा, माइक्रोवेव हो गया। फिर बात कर रहा है क्या कि इस ऑर्डर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी है। भैया फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, आपकी मैक्सिमम है, और जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है इट शुड बी ऑर्डर ऑफ गामा रेज।
ये किसकी है, ये आपकी गामा रेस की है। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए? बोले काहे है गामा रेस की, क्योंकि भैया 21 से लेके 18 के बीच में जो आ रही है वो किसकी होएगी, वो भैया आपकी गामा रेस की होएगी। तो भैया जो 19 हैगी, 19 हैगी जो गामा रेस की हैगी। समझ रहे हो मेरी बात के लिए? बहुत पलक झपकती है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला जो था, पिछले वाला जो 21 तक हमने जो क्वेश्चंस लगाई है, जो 5 क्वेश्चंस थे आपके सामने, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस थे। कितने के थे? 2 नंबर। 22 से लेकर जो 7 क्वेश्चंस हम आगे आने वाले लगा रहे हैं, वो आने वाले 7 क्वेश्चंस आपके 3 नंबर के हैं। समझ रहे हैं? तो जो आपका यहाँ पर जो 22वां क्वेश्चन दिख रहा है, ये 3 नंबर का है। हर एक पार्ट आपका एक एक नंबर का है। पहला आंसर इंफ्रारेड लिखते ही मिल गया, दूसरा आंसर माइक्रोवेव लिखते ही दिख गया, और तीसरा आंसर गामा रेज लिखते ही मिल गया। समझ रहे हैं? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, चिलगूजा सा। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर की बात कर रहा है। देखिए भैया, अगर फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स हमेशा एंक्लोज्ड सरफेस से बनता है, हमेशा एंक्लोज्ड फिगर से बनता है, ठीक है। और फ्लक्स बनता कितना है, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इक्वल्स टू क्या होता है, इट शुड बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इट शुड बी फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। बोले हाँ बिल्कुल सर होता है। अगर मैं इस स्क्वायर की बात कर रहा हूं भैया, तो देखिए स्क्वायर की आप साइड की बात करेंगे। देखो भाई, इससे 5, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, इसके सेंटर से कितना है, 5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो अगर इसी करस्पॉन्ड में आप इसके फ्रेम्स बनाना स्टार्ट करेंगे, क्या बनाना स्टार्ट करेंगे, इसके फ्रेम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भैया देखो इसके वर्टेक्सेस आपको 4 नजर आ रहे हैं, आप इसके डायगोनल्स को डालते हुए बनाएंगे, तो ओवरऑल जो आपके पास बनकर यहां पर तैयार हो जाएगा, वो कितना बनकर तैयार हो जाएगा, इट शुड बी 1/6 ऑफ द फ्लक्स। मतलब जो फ्लक्स इसका है, उस फ्लक्स का कितना हो जाएगा, 6 बटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। जब ये 1/6 सरफेस का हो जाएगा तो कैसे बनेगा, बोले भैया 5 डैश इक्वल्स टू 5 का वैल्यू कितना है, इट शुड बी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 6। समझ गए बात के लिए? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भैया आपका फिक्स होता है, इट शुड बी 8.85 इनटू 10 की पावर -12। क्यू की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो चार्ज कितना है आपका, प्लस का 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 माइक्रोकूलम का मतलब -6 हो जाएगा। इट शुड बी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। ये 6 आ गया आपके पास, ठीक है जी। पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, इट शुड बी योर फाइनल आंसर। और जो फाइनल आंसर आपको किसका वैल्यू दे देगा, इट शुड बी गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले डालो इसका झटपट से, ठीक है जी। जी चलिए आगे बढ़े, चलो अगला बढ़ जाओ। बोले ठीक है सर, बढ़िया समझ में आ रहा है। बोले एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाई रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एटम को अगर मैं लेकर बात करता हूं, तो आपका थ्योरी भी आपको लिखवाया गया होगा स्कूल्स में, या फिर अगर आप ऑफलाइन सेंटर में हमारे पढ़ते हैं तो आपको वहां पर भी बताया गया होगा। और डिटेल्ड एनालिसिस में आपके सामने कुछ कंक्लूजन दिखाए गए हैं। कंक्लूजन ये कहता है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इट्स जस्ट लाइक अ व्हीकल, एक वाहन की तरह है जिसमें आप फ्यूल फिल करते हैं। जब आप फ्यूल फिल करेंगे तो जितना फ्यूल होगा उसी के हिसाब से तो आपका व्हीकल किलोमीटर्स या डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। बात तो बराबर है ना, कि अगर मैं किसी गाड़ी का एवरेज जो है माइलेज जो वो देती है वो 60 किलोमीटर देती है, ठीक है, 1 लीटर पर 60 किलोमीटर देती है। तो मान लेते हैं कि आप उसमें 1 लीटर अगर तेल डलाएंगे तो आप 60 किलोमीटर तक ही ट्रैवल कर पाएंगे। तो बात ये निकल कर आई कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, ठीक है, और अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, रिवॉल्व करेगा और वो घूमना स्टार्ट करेगा, और मान लेते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एनर्जी फिनिश होने का मतलब उसका तेल खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई तो दिन ऐसा आएगा ना जिस दिन इसका तेल खत्म होगा। बोले जब इसका तेल खत्म होगा तो ये क्या करेगा, ये गोल गोल घूमता हुआ कहां आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। कहां आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा। जबकि आप जानते हैं ये बात पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या कि इलेक्ट्रॉन कूदा और कूदने के बाद न्यूक्लियस में आके गिरा? ऐसा नहीं हो सकता।
बोले नहीं हो सकता। इस बात का ही तो जवाब किससे पूछा था? रदरफोर्ड साहब से पूछा था। बोले तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। क्यों घूमता है? बिकॉज न्यूक्लियर प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और साथ ही साथ में ये दो अपोजिटली नेचर के चार्जेस हैं, जिसकी वजह से इन पर क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या फिर कूलम्ब्स लॉ भी कह सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है जी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, साथ ही साथ में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करा रहा है, ये गोल गोल घूम भी रहे हैं। तो बोले भैया इनका फ्यूल कहाँ है, खत्म नहीं हो रहा है, ये खत्म करवा दो ना भाई, इनका दुख बहुत बड़ा है। जब इनका दुख बहुत बड़ा है तो रदरफोर्ड से पूछा गया, बोले भैया तुम दुख का बांट दो। रदरफोर्ड नहीं बांट पाए। क्यों नहीं बांट पाए? क्योंकि उनको ये बात पता नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूमता है वो शेल जो है वो शेल ही एनर्जी शेल है। मतलब ये कि रास्ते के पास खुद ही ईंधन है, तुम्हें सिर्फ वहां पर चलने की देर है। आप जैसे ही वहां सड़क पर जाएंगे उसके बाद तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, रबकते हुए ना जाने कहीं चले जाएंगे। ठीक है जी। आपके पास व्हीकल में आपको तेल नहीं डलाना है, व्हीकल खुद फ्रिक्शनलेस है, वो अपने आप चलेगा। समझ रहे हैं आप बात के लिए? तो ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी आपकी नील्स बोर ने। अब ये बात जब नील्स बोर ने सामने बताई, ठीक, रदरफोर्ड इस बात को बता नहीं पाए, तो यही क्या बन गया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम का उनका ड्रॉबैक बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। समझ गए बात के लिए? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यही आपको क्वेश्चन में लिखना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेट लेंस लॉ। लेंस लॉ को स्ट्रेट कर दीजिए। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, लेंस लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेंस लॉ बात कर रहे थे पोलैरिटी के ऊपर। लेंस लॉ किस पर बात करते हैं? ये आपके पोलैरिटी को लेकर बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। क्यों? बाय इंड्यूसिंग करंट। आपका करंट इसमें इंड्यूस्ड होता है, तो करंट इंड्यूस्ड होने की वजह से यहां पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी और यहां पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है ना जनाब? बोले हाँ ठीक है सर। ठीक, और बीच में सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है जी। ठीक, और बीच में बनने वाली इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है जी। बोले ठीक है सर, बात को समझ में आ रहा है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी शो हो जाएंगी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगी। हो गई शो? ठीक है। जब इस तरीके से शो होंगी तो बीच में जो लिखा हुआ होगा वो शो कर रहा होगा उसकी पोलैरिटी को। अब जब आप एक नजदीक इस एपरेटस के, इस कॉइल के जब नजदीक आप एक क्या लेकर आएंगे? आप एक मैग्नेट को लेकर आएंगे। तो यहां पर भी नॉर्थ पोल है और यहां पर भी क्या है? नॉर्थ पोल है। अब क्यों बनेगा यहां पर नॉर्थ पोल? क्योंकि मैग्नेट को आप इस कॉइल के नजदीक ले आए। जब आप इसको इसके नजदीक ले आएंगे तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, दीज आर लाइक पोल्स। जब ये लाइक पोल्स हैं तो ये क्या करेंगे? ये रिपल्शन करेंगे। और जब रिपल्शन कर कर मैग्नेट दूर की तरफ जाएगा, कहां जाएगा जनाब? दूर की तरफ जब ये मैग्नेट आपका जाएगा तब क्या करेगा? ये जो सर्किट है ये यहां से बदलकर किस में बदल जाएगा? ये तुरंत ही आपका साउथ पोल शो करने लगेगा। अब इधर नॉर्थ पोल जो है भैया वो इधर की तरफ जा रहा है। जब नॉर्थ पोल दूसरी तरफ जा रहा है तो ये किस में बन जाएगा? ये तुरंत ही साउथ पोल बन जाएगा। ये साउथ पोल बन जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेंस लॉ ये डिसाइड कर रहे हैं कि जिस मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने से किसी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, जब भी कभी किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है, सेम उसी तरीके से वहां पर उसकी पोलैरिटी भी बदल जाती है जब आप उसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं। मतलब ये हो रहा है कि आप यहाँ का जब मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को, मैग्नेट को आगे पीछे करके मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल रहे थे तो करंट यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ और उस करंट को इंड्यूस करने के पीछे पीछे ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो गया। और ईएमएफ इंड्यूस कब हुआ? जब आप उसकी पोलैरिटी को क्या कर रहे थे? बदल रहे थे। और पोलैरिटी कब बदलती है? वो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने की वजह से ही यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ये था आपका लेंस लॉ। तो लेंस लॉ आपको पोलैरिटी के बारे में बता रहे हैं कि जिस वजह से ये बनना है उसी चीज को ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। समझ गए? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बनना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ही ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। फिर वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपके पास एक मेटल रॉड है जो कि हॉरिजॉन्टली हेल्ड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये जनाब साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है जी, बनकर तैयार हो गया मेरे पास ये।
ये डायरेक्शन बन के तैयार हो गई। कह रहे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक आपका मेटालिक रॉड इस तरीके से ऊपर से नीचे गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, विल देयर बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? तो चलिए देख लेते हैं। जब आप भैया एक अर्थ पर रह रहे हैं, आप एक गोला पे रहते हैं, ठीक है, यहां पर हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, ये आधा सदर्न हेमिस्फीयर है जी, और यहां पर ये गोला है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल है और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ पोल है। जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कहां ट्रेवल कर रही हैं? ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही हैं जी, ठीक। अब जब ये भैया सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ जब ट्रेवल कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, आपका जो मेटल रॉड है वो कहां जा रहा है? वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली गिर रहा है। जब ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रे डाउन हो रहा है, इस तरीके से ऊपर से ये नीचे गिर रहा है, ठीक, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ये ऐसा होगा तो आपके मैग्नेटिक रॉड के दोनों पोल्स पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, ठीक है, जो चार्जेस हैं वो दोनों एक एक कोने पर जाकर अलाइंड हो जाएंगे। मान लेते हैं ये मेटालिक रॉड है, ठीक है, तो इस वाले कोने पे मान लेते हैं पूरी रॉड के नेगेटिव चार्ज और इस वाले कोने पे पूरी रॉड के कौन से चार्ज? पॉजिटिव चार्ज जाकर अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि कौन से वाले पर होंगे, ठीक है, लेकिन जब आपके चार्जेस इस तरीके से जाकर एंड्स पर ऑफ मेटालिक रॉड अलाइंड होंगे तो वहां पर क्या इंड्यूस्ड होगा? जी हां, वहां पर आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं? कोई एक कॉर्नर आपका पॉजिटिव बनेगा और कोई कॉर्नर आपका क्या बनेगा? नेगेटिव। और जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा, और करंट इंड्यूस्ड जहां होता है वहीं पर ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो जाती है। और वो कब होगी पॉसिबल? जब वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? जब वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर साउथ टू नॉर्थ जो ट्रेवल कर रही है अगर ये बदली, तो भाई हां, इस मेटालिक रॉड के अंदर भी क्या होगा? आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। लेकिन शर्त इतनी है कि क्या बदलना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना चाहिए, क्योंकि लेंस लॉ का भी क्राइटेरिया यही कहता है कि ये जिस वजह से बनता है उसी वजह को क्या करता है? अपोज करता है। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है जी, गुड। चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कहता है? देयर आर टू फ्रिक्शनलेस कंडक्टिंग रेल्स प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म magnetic field B as shown in the figure, ठीक है। The rails are connected by a fixed capacitive arm AB and movable conducting rod PQ as shown in the graph, ठीक है। आपको ग्राफ बताना है किसमें? स्पीड ऑफ रॉड में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के फंक्शन के साथ आपको स्पीड ऑफ रॉड के साथ क्या दिखाना है? आपको यहां पर इसका करके दिखाना है भैया, ग्राफ बनाकर दिखाना है। तो चलो ग्राफ कैसे बनाएंगे? यहां पर अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं इस जगह पर, तो इस जगह आपका क्या है? मूवेबल वायर है जो कि v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, और यहां पर क्या लगा हुआ है? इट्स अ कैपेसिटेंस। यहां पर क्या लगा हुआ है? कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अगर ये पूरा सर्किट मेरे पास है और सर्किट में अगर मैं q चार्ज को कैरी करा लेता हूं, ठीक है, चार्ज को अगर मैं कैरी करा लेता हूं, ठीक है, तो हम लोग यहां से टोटल पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल कैसे निकलता है? इट शुड बी C इक्वल्स टू QB। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट शुड बी C अपॉन Q हो जाएगा। ऐसे ही तो हो जाएगा ना? कोई मैंने यहाँ पे गलत तो नहीं बोला? ठीक है जी, बोले बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, सॉरी, इट शुड बी Q इक्वल्स टू CB, सॉरी बाय मिस्टेक, Q इक्वल्स टू CB हो जाएगा, ठीक है। V की बात कर लेते हैं। V पोटेंशियल है भाई। देखो जब ये मूवेबल वायर है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो आपका मोशनल ईएमएफ यहां पर पैदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा ईएमआई के अंदर कि जब भी कभी कोई भी वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसका मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, ठीक है, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ अ वायर वहां पर क्या होता है? करंट इंड्यूस होने की वजह से वहां पर ईएमएफ भी डेवलप्ड हो जाता है। और ईएमएफ कितना डेवलप्ड होता है? इट शुड बी VLV। कितना डेवलप्ड हो जाता है? VLB डेवलप्ड हो जाता है। एंड EMF इज इक्वल टू द पोटेंशियल, जो कि यहां पर लगा सकता हूं। तो Q इक्वल टू चार्ज का वैल्यू कितना बन के हो गया? C बन के तार हो गया, और V की प्लेस पर क्या रख दूंगा? इट शुड बी VLV। तो चार्ज का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? Q इक्वल टू CLV। ये निकल कर आ गया मेरे पास, ठीक है जी। ये जो आपके पास है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका डिफरेंशिएशन। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन, अब भैया करने क्यों रहे? क्योंकि बात कर रहा है वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ रॉड एंड टाइम। भैया स्पीड ऑफ रॉड और अपॉन टाइम, इसका वैल्यू
भैया ग्राफ वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो जनाब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। अब बात को समझ में आया नहीं आया जी? एक्सेलरेशन का वैल्यू तो देखो कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर लेते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा? इट शुड बी डी क्यू अपॉन डी टी, और यहां कितना हो जाएगा? सी वी एल डी बी ओवर डी टी, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिया। मैं जानता हूं चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? इट शुड बी अ करंट। ये क्या होता है? आई होता है, करंट होता है। और डी बी अपॉन डी टी क्या होता है? इट शुड बी अ एक्सेलरेशन। तो वैल्यू क्या बनी? बी सी एल ए, वेयर ए इज एक्सेलरेशन और ए क्या है यहां पर? और ए क्या है यहां पर? एक्सेलरेशन। ठीक है जनाब, बात समझ में आ गई? ठीक, करंट मेरे पास निकल कर आ गया, आगे नहीं आगे करंट निकल कर, ठीक है। बोले सर अब क्या करेंगे? देखियो भैया वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ मेरे को निकालना है। जब मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ लेकर बात करूंगा तो यहां पर ए का वैल्यू निकाल लेते हैं कि ए का वैल्यू यहां पर जो है वो कितना रहने वाला है। जब ए के वैल्यू को लेकर बात करेंगे तो हम जानते हैं भैया एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है यहां पर हमारे पास? एम ए होता है। जब f इक्वल्स टू एम ए हमारे पास रहेगा तो इसी की वैल्यू को थोड़ा सा निकालने की बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। देखो भैया ये वाला पहला वायर है और ये है दूसरा वाला, ठीक है। तो एक वाला दूसरे वाले पर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? F इक्वल्स टू आई एल वी लगाएगा। दो पैरेलल वायर्स हैं, दो पैरेलल के वायर्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कितना होता है? इट शुड बी आई एल बी। आई का वैल्यू कितना है मेरे पास? इट शुड बी बी, और बी ऑलरेडी है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। एल ऑलरेडी है, एल यहां पर फिर आ गया तो एल स्क्वायर हो जाएगा। सी यहां पर रिमेन्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा और क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यहां पर कितना आ गया मेरे पास? एफ आ गया। तो ये कितना बन के तैयार हो गया? बी स्क्वायर सी एल स्क्वायर और ए। ये किसकी प्लेस पर आ गया? आई की प्लेस पर आ गया। मेरे पास फोर्स इतना निकल कर आ गया, ठीक है, आ गया जी। ठीक, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ता हूं। पेपर पेन लेकर बैठो भैया, पेपर पेन लेकर बैठो और इसी के साथ आपको काम करना है और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए जी? आ गया नहीं आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे मसला बढ़ा दें। बोले बढ़ा दो मास्टर। चलो हम जानते हैं क्या है, थोड़ा सा मिटाल देता हूं मैं यहां पर। एफ इक्वस टू क्या है मेरे पास? एफ इक्वस टू एम ए होता है। तो एम ए इक्वस टू मेरे पास कितना हो जाएगा? इट शुड बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ए। ये निकल कर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब भैया देखो मैं जानता हूं, अगर मैं यहां पर इसका वैल्यू थोड़ा निकालने की कोशिश करता हूं, जो कि सॉरी यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं जानता हूं कि भैया अगर मेरे पास जो ए है, यहां से अगर मैं ए की वैल्यू को निकालता हूं तो एम का वैल्यू जो है वो यहां पर कितना हो जाता है? इट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। यहां पर जो एम का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाता है? वो उस वैल्यू के बराबर यहां पर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोले ठीक है सर बिल्कुल हो जाएगा। चलो देखो जरा अच्छा क्या हो जाएगा। चलिए ठीक, मोशनल ईएमएफ है, सॉरी माइनस साइन आप ऑलरेडी लेते हुए चलिए, ठीक है, माइनस आप ऑलरेडी लेते हुए चलिए। इस पूरी फिगर के हिसाब से m का वैल्यू आ जाएगा। जब m का वैल्यू ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर और c, इन सब का वैल्यू कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। इन सब का वैल्यू कैसा होगा? कांस्टेंट। ये तो होगा, दोनों को जब आप रिलेशन करेंगे तो a तो होगा और m का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो a का वैल्यू यहाँ पर, जब ये सब कुछ वैल्यू एकदम कांस्टेंट होगी तो a का वैल्यू यहाँ पर कैसा हो जाएगा? a शुड बी कांस्टेंट। a कैसा हो जाएगा? यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। हो गया कांस्टेंट, ठीक। अब ये यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो किस तरीके से बनेगा? देखो भैया जब m का वैल्यू एक पूरी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बनकर तैयार हो जाएगा, तो मैं बात कर रहा हूँ m की वैल्यू को लेकर, ठीक है। सारी चीज़ों को हम लोग यहीं पर प्लेस कर लेते हैं और प्लेस करने के बाद यहाँ पर देखो वैल्यू निकाल लेते हैं कि वैल्यू आपकी जो है वो यहाँ पर कितनी रहने वाली है, ठीक है जी। चलो बोले निकालो जरा जनाब कितनी रहने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन मार्कअप कर लेते हैं, अरे सॉरी अंडू कैसे होगा? अंडू, हाँ जी, ये वाला जो वैल्यू है इस वैल्यू को अगर मैं पहले इक्वेशन मार्कअप कर लेता हूँ तो फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1 ए की वैल्यू को अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से कितना बचेगा? m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इक्वल टू 0 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बोले ठीक है भाई जनाब बिल्कुल बचेगा। कैसे बचेगा? इस पूरे वाले को इधर उठा लूंगा, इस पूरे को जब उठा लूंगा एम ए मेरे पास ऑलरेडी है, ये वैल्यू माइनस की है, ये जब इधर की तरफ आएगी तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो a इक्वल टू यहाँ पर कितना बन गया? 0 बन गया। a का वैल्यू यहाँ पर कितना बन गया? 0, ठीक है। जब a यहाँ पर 0 बन जाएगा तो इसका मतलब b का वैल्यू यहाँ पर कैसा हो जाएगा? b हो जाएगा यहाँ पर हमारा कांस्टेंट। b कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो देख लीजिए जनाब क्या बनकर आएगा।
ग्राफ ये बनकर आएगा बी और टी का, ये बी है और ये क्या है मेरे पास टी है। तो बी और टी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट है, जब वो कांस्टेंट है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे भैया देखो यहाँ पे माइनस का साइन था, ये वाला वैल्यू जब इधर की तरफ जाएगा, ये वाला वैल्यू, अच्छा इस वाले को, ये वाली जो बात है चलो इसको मिटाल देते हैं थोड़ा सा, लो इस वाली बात को थोड़ा सा मिटाल देते हैं, जो मिटाल दिया अब तो खुश हो गए। ये वाला जो है इस वाले को इधर भेजेंगे तो ये वैल्यू इक्वल टू जीरो आएगी नहीं आएगी, आगे नहीं आएगी जीरो। इसमें से मैंने क्या करा, दोनों क्वेश्चन में से एक को कॉमन ले ली, तो m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बचेगा नहीं बचेगा। जब ये वाला पूरा वैल्यू इसके नीचे डिवाइड में डालूंगा तो पूरा जीरो बनेगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया जीरो। मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इसमें है ही नहीं, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो v क्या हो गया कांस्टेंट, जब कांस्टेंट हो गया तो ग्राफ क्या बन के आएगा, y एक्सिस पर b ले लिया, x एक्सिस पर t ले लिया, ग्राफ जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ गए कि जहां पर v जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा, किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं होंगे, जो कि ये रहेगा। सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, a long straight solid metal wire of R carries with a current I distributed over circular cross section, find the magnetic field at a distance R from the axis of wire inside or outside। ठीक है भैया, आपके पास एप्लीकेशन आगे देख लो जरा किस तरीके से होगा। मान लेते हैं मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसकी रेडियस मेरे को जो कितनी गिवन है, कैपिटल आर गिवन है, कितनी गिवन है, कैपिटल आर। यहाँ से 20 से बच्चे एक करंट कैरिंग वायर है, और वो करंट कैरिंग वायर आपका जो है कितने आई अमाउंट का करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और उसकी वायर की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, वो रेडियस है मेरे पास आर। तो बात कर रहा है कि दो तरीके की आपको फील्ड बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड हम लोग ले लेते हैं विद अ रेडियस ऑफ आर, एक छोटी सी रेडियस के साथ आर ले लेते हैं, और एक बड़ी सी बना लेते हैं, और ये कितनी ले लेते हैं, इट शुड बी स्मॉल आर, और ये आउटसाइड हो जाएगा। तो पहले इनसाइड के लिए निकाल लेते हैं, फिर किसके निकाल देते हैं, आउटसाइड के लिए। इनसाइड की बात करते हैं तो भैया देखो बात जो है वो मीडियम के अंदर की हो रही है। जब मीडियम के अंदर की बात हो रही है तो करंट को निकाल लीजिए कि करंट मीडियम के अंदर कितना होगा, मतलब आउटसाइड द जो लॉन्ग आपका लॉन्ग स्ट्रेट मेटल है, मेटल सॉलिड मेटल है, उसके अंदर आपका करंट कितना होगा। तो करंट इनसाइड द लॉन्ग वायर, ठीक है, इस लॉन्ग वायर के इनसाइड में जो करंट है वो कितना होगा, तो उसको मैं आई डैश मान लेता हूं, आई डैश इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जो आर है वो इनसाइड द मेटल की बात हो रही है, इनसाइड द मेटल में जो रेडियस ले रखी है मैंने स्मॉल आर, वो स्मॉल आर है, वहां पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है डेट्स आई। अब जो करंट बनेगा इनसाइड द वायर की वजह से वो कितना ले रखा है मैंने आई डैश, और जो रेडियस है उस वाले आपके पूरे के पूरे लॉन्ग वायर की वो कितनी आर है। यहां से आई डैश का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो आई डैश का वैल्यू कितना निकल के आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इट शुड बी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। ये रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा। बोले हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि ये एम्पियर सर्किटल लॉ की ही एप्लीकेशन है, तो जब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यहाँ पर यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर आई डैश हो जाएगा, क्योंकि आई डैश हमने वो करंट माना है जो करंट इस सॉलिड मेटल वायर के कहां पर है, इनसाइड की बात कर रहा है, वो करंट आपका आई डैश है। म्यू नॉट म्यू आर इसलिए लिया गया, म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, और वो इसलिए लिया गया क्योंकि मीडियम की बात हो रही है, इनसाइड की बात हो रही है, आउटसाइड होता तो भाई मैं नहीं लेता, इनसाइड है इससे मुझे मीडियम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो वैल्यूज लगा लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज लगा लीजिए, म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, इट शुड बी बी डीएल। अगर मैं लेंथ का यहां से करता हूं तो इट शुड बी कितना हो जाएगा, इट शुड बी 2 पाई आर। क्यों हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है स्मॉल वाले आर का वो सर्कुलर इन शेप है, तो वो 2 पाई आर हो जाएगा। और आई डैश का वैल्यू कितना निकल कर आया है, इट शुड बी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। ठीक है जी, आ गया नहीं आ गया, ठीक। तो यहां से बी का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, इट शुड बी म्यू नॉट म्यू आर, आ गया नहीं आ गया, एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया, इट शुड बी आर आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, ये इसका डेरिवेशन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम कंक्लूजन आपके सामने निकल कर आ गया है। कोई भी परेशानी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगी और ना ही हम यहाँ पर होने देंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं आउटसाइड वाले की। ठीक है, आउटसाइड वाले की बात करेंगे तो ये भैया बहुत इजी हो जाएगा। जब आउटसाइड वाले की बात करेंगे तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, B इक्वल्स टू वी डी एल इक्वल्स टू कितना बनेगा, म्यू नॉट आई बनेगा, क्योंकि मीडियम नहीं है, बाहर की बात कर रहे हैं, वैक्यूम आ गया है, तो म्यू नॉट लिया जाएगा, करंट शुड बी आई, जो करंट है वही का वही रहने वाला है।
ठीक है। बी रहेगा dl का करूंगा तो कितना हो जाएगा, इट शुड बी 2 पाई r म्यू नॉट आई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी, इट शुड बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन r। ये आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। वो वाला जो रिलेशन है वो किसके लिए रहेगा, वो इनसाइड के लिए रहेगा, और ये किसके लिए रहेगा, इट शुड बी फॉर आउटसाइड। तो बीओ आउटसाइड के लिए हो गया और बीआई जो है वो किसके लिए हो गया, वो इनसाइड के लिए हो गया। और बढ़िया तरीके से आपके पास एक कंक्लूजन आ गया। अरे भाई देख लीजिए, आपके पास नोट्स में भी होगा भाई, ये आपका जो है एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है, बढ़िया तरीके से आपको कराया गया होगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होंगे तो आपके नोट्स में भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, A cell of EMF E and internal resistance small r gives a current of इतना, external resistance इतना, करंट इतना है। आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अरे जी फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा, E इक्वल्स टू आई अपॉन सॉरी करंट निकालने का फॉर्मूला I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। पहली वाली इक्वेशन उठाकर पहला वाला सिचुएशन बना दीजिए। कैसे बनाओगे, करंट कितना है, करंट है 0.5 एम्पियर का, ईएमएफ कितना है आपके पास, ईएमएफ ऑफ सेल आपको ई ही दे रखा है, और अपॉन में आर कितना है आपका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है तो ये आर हो जाएगा। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में कितना कहता है, 0.25 का आपका करंट कहता है, ईएमएफ आपका ई है सेल का, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 25 प्लस आर है। ये इक्वेशन बन गया सेकंड। दोनों इक्वेशंस को रिसॉल्व करिए और रिसॉल्व कर कर आर का वैल्यू आप यहां से निकाल दीजिए। समझ गए, आर का वैल्यू आप यहां पर निकाल दीजिए। वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो आर की यहां पर वैल्यू आपकी 1 ओम निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 1 ओम निकल कर आएगी। आंसर्स को मैच आउट कर लीजिएगा, पता लग जाएगा आपके लिए। सेकंड वाले में हमसे पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल कितना होगा। तो भैया ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने की बात आ रही है, तो बोले भैया लिखा हुआ तो है फॉर्मूला, बोले इसी से निकाल डालेंगे। तो भैया हाँ इसी से निकाल डालो, क्यों परेशान हो रहे हैं आप भी, है ना। परेशान होने की जरूरत है नहीं आपके लिए बिल्कुल भी। जो फॉर्मूला आपके सामने है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप डाल देना, आपके पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। और ईएमएफ का वैल्यू जो आपके सामने निकल कर आएगा यहाँ पर, वो वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, इट शुड बी 6.5 वोल्ट। और वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो 6.5 वोल्ट हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से आप आंसर निकाल दीजिएगा, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को रिसॉल्व करोगे तो वहां से आपका कितना आ जाएगा, आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, इट शुड बी 1 ओम। और जब आप इनमें से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे तो आपके ईएमएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट शुड बी 6.5 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, आई थिंक सो। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द कैल्शियम, इतना इतना इतना, ठीक 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 बात कर रहा है। ठीक है, आपसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहा है, वो भी कैल्शियम एटम के लिए। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लगाएंगे। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस ए माइनस जेड, जिससे क्या निकलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ गिवन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस गिवन है उसके मास को आप यहां पर रख दीजिए। और मास ऑफ न्यूक्लियस आपको कितना गिवन है, इट शुड बी 39.962589 यूनिट। ठीक है जी, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है। जेड का वैल्यू यहां पर 20 लगेगा, ए माइनस पी करके भी वैल्यू कितना आएगा 20, क्योंकि 40 माइनस 20 आप करोगे 20 आपके पास आएगा। मास डिफेक्ट आपके पास यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जब मास डिफेक्ट आपके पास निकल कर आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, और आपके पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये फाइनल आंसर आपका कितना आने वाला है। तो ये फाइनल आंसर आपका लमसम बनेगा 8.5, इट शुड बी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये आपका फाइनल आंसर बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इट शुड बी 8.547 लमसम कुछ आंसर आपका जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पास आपके पास वैल्यू बन के आ जाएगी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करने के बाद झटपट से इसका आंसर निकाल के फेंक दीजिए। समझ गए आप मेरी बात के लिए जी, झटपट से। कह रहा है दी मास ऑफ एन न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कमेंट। कह रहा है जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो कम होता है सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से। ऐसा क्यों होता है,
मान लेते हैं कि कैल्शियम है, कैल्शियम को जब तोड़ा जा रहा है तो वो कह रहा है कि इस तरीके से जब आप चीजों को निकालते हैं तो इन दोनों का मास जो है वो ज्यादा निकलता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियस के। वो होता है ड्यू टू द एनर्जी। किसकी वजह से होता है? एनर्जी की वजह से होता है। जो बाइंडिंग एनर्जी की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं वो बाइंडिंग एनर्जी की ही वजह से ऐसा हो जाता है कि जो उसके सबस्टिट्यूएंट हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से ही उनका जो मास है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के, जिस कारणवश से उन दोनों का सम, इन दोनों का सम जो है वो ग्रेटर हो जाता है किससे? मास ऑफ न्यूक्लियस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भैया इसको निकाल लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उसको निकाल लीजिएगा, बेफालतू का बकवास नहीं सुनना है हमको। ठीक है जी, आगे चलिए भैया। 29 क्वेश्चन मतलब सेक्शन डी। सेक्शन डी आपके सामने आ गया है और सेक्शन डी कौन सा है? 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जहां पर 2 केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगे और झटपट केस स्टडी के आंसर मार के दिखाते हैं आपके लिए। सेमीकंडक्टर से आ गई है केस स्टडी, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है दिस स्मॉल करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। अच्छा ठीक है, उसका है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन किसकी वजह से होता है? किसमें? सेमीकंडक्टर में। इट इज ओनली ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों की ही वजह से होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना ही होल्स की वजह से होता है, ये दोनों की वजह से होता है। समझ रहे हैं बात के लिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम द। कह रहा है ड्रिफ्ट करंट जो है वो आपका पीएन जंक्शन में किसकी तरफ से होता है? तो मैं आपको बता दूं ड्रिफ्ट करंट होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में से भाग जाना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन्स का भाग जाना, रैपिडली तरीके से एकदम धक्का मार के भाग जाना, क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। और अगर मैं एन टाइप की बात कर रहा हूं तो एन टाइप में जनाब आपके पास क्या है? एन टाइप में आपके पास नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और वहीं अगर मैं पी टाइप की बात कर रहा हूं आपसे, सॉरी जनाब उल्टा कर दिए हैं वे, अगर मैं एन टाइप की बात कर रहा हूं जहां पे पेंटावैलेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, और वहीं पी टाइप की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इस चलते आपका जो ड्रिफ्ट करंट है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एन साइड टू द पी साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के भागेगा, जब वो भागेगा तो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे वहीं से तो भागेगा, तो किसमें ज्यादा है? एन साइड में ज्यादा होंगे तो एन साइड से पी साइड की तरफ भागेगा। समझ गए बात के लिए? चलिए अगला क्वेश्चन, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। कह रहा है जो डिफ्यूजन करंट है पीएन जंक्शन में वो ग्रेटर होता है ड्रिफ्ट करंट से। किस वजह से होता है? तो भैया ये सिर्फ पॉसिबल है इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। जब आपका जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस होगा, तो ऐसे में जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा लो होता है, जिस वजह से डिफ्यूजन करंट जो है वो आपके ग्रेटर हो जाते हैं किससे? ड्रिफ्ट करंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड बाइसिंग इज दैट इन विच अप्लाइड वोल्टेज। वो ये कह रहा है कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है? इन विच अप्लाइड वोल्टेज कैंसिल्स द पोटेंशियल बैरियर। कैंसिल्स द पोटेंशियल बैरियर, बोलिए क्या मतलब होता है? कैंसिल्स द पोटेंशियल बैरियर का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी को प्राप्त कर ले और जिससे वो अपने फ्लो को कंटिन्यूअस बना सके। एग्जांपल का मतलब ये कि टैप को मैंने बंद कर रखा है तो पानी निकलेगा कहां से? टैप की टंकी को खोल दीजिए, पानी अपने आप बहना चालू हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि एक मिनिमम पोटेंशियल ऐसा मेरे को रिक्वायर्ड है जहां पे मिलते ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है? इट कैंसिल्स द पोटेंशियल बैरियर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, और में पार्ट दे रखा है, या तो वो कर लो या तो ये कर लो। इन बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन रिवर्स बाइसिंग रिजल्टिंग। रिवर्स बाइसिंग किस में रिजल्ट करती है? दे रिजल्ट इन रिवर्स करंट। ये किस में करती हैं? ये रिवर्स करंट में करती हैं। और रिवर्स करंट का मतलब जनाब आप समझते हैं, इट्स अ लीकेज करंट। मतलब रिवर्स करंट को ही और क्या बोला जाता है? लीकेज करंट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देख रहे हो एकदम झबड़पेल तरीके से क्वेश्चन लगा के फेंक दिए एकदम, समझ रहे हो? एकदम तवर तोड़ तरीके से, इसको भी तवर तोड़ तरीके से लगा के फेंक देंगे। 30वां क्वेश्चन, चलो तो अगली केस स्टडी क्या करिए। कह रहे इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन नाउ डबल। अच्छा तो केस स्टडी है किस पे? पहले ही देख लेते हैं।
केस स्टडी रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको फेंका जाता है, सर्कुलर पाथ में वो फिक जाता है। बोले ठीक है, इतनी उसकी परपेंडिकुलर रहता है, इतना इतना इतना, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन है कि मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप इसके अंदर फेंकते हैं तो वो एक हेलिकल पाथ में इस तरीके से घूमता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। केस स्टडी कुछ इसी तरीके की आपको दी हुई है, ठीक है। कुछ कंक्लूजन्स आपको गिवन है जहां से आपको आंसर्स निकालने हैं, तो चलिए देख लेते हैं आंसर्स क्या होंगे। कहता है इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल्ड टू वी नॉट देन द रेडियस ऑफ द सर्कल चेंजेस टू। आपकी रेडियस ऑफ सर्कल कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो मैं रेडियस निकालने की बात करता हूं। जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया है ये जो मैंने बना के तैयार किया, ये जो एक बन के तैयार हुआ, ये इस प्रकार रेडियस कितना है। तो रेडियस के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है, बोले क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम बी अपॉन क्यू बी। क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। अगर हम लोग इस कंक्लूजन से देखें तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, वेलोसिटी के साथ है। अगर वेलोसिटी दुगनी है, वेलोसिटी अगर दुगनी हो रही है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी जनाब, दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 2r0। देख रहा हूं कितना सिंपल सा आंसर है। ऐसे देख रहा हूं एकदम धुआं बिखेर दिया हो फिजिक्स के पेपर में बेटे, ऐसा पेपर आ गया धुआं बिखेर देंगे बेटे। देख रहा हो एकदम कुछ है कैसे स्टडी में, 16 नंबर उधर 8 नंबर इधर, ऐसे तो पक्के होते चले गए। बाकी इतनी सारी थ्योरी आ गई सर, बाकी आपने छोटे छोटे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस बता दिए, हमारा तो सर काम हो गया। ऐसे ही कल्याण होता रहेगा बेटा अगर आप ऐसे ही क्लास में बैठे रहेंगे। और एनपीसी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता रहेगा। बढ़िया तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप छब्बर फाड़ के एकदम अपने नंबर ले आओगे, 500 में से 497 98। समझ गए, चलो नेक्स्ट। वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू 2v0 है। कहता है टाइम रिक्वायर्ड की बात कर रहा है। चलो भैया टाइम का रिलेशन क्या होता है, इट शुड बी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या होता है टाइम का रिलेशन, टाइम पीरियड का रिलेशन होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। भैया देख लो जरा क्या रिलेशन है। वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी तो पूरे फॉर्मूले में ना आई, देख रहे हो, वेलोसिटी पूरे फॉर्मूला में दिख रही है। बोले मास्टर हमें तो दिखना रही है। जब ना दिख रही है तो जो वेलोसिटी बढ़ा है चाहे घटे, टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ रहा है, टाइम पीरियड कह रहा हो भैया मैं तो रहूंगा एक जैसो, मतलब टी नॉट, मैं टी नॉट हो, मैं टी नॉट रहूंगा, मैं काय के लिए बदल जाऊंगा जब भैया मेरे में तो आइए ना रही है। तो ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इतना ठीक ठीक ठीक, एक्सेलरेशन आपका इतना दे रखा है, वैल्यू एक्स की बताना है। मैग्नेटिक फील्ड इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, आपको किसका वैल्यू बताना है, आपको एक्स का वैल्यू बताना है। मैं जानता हूं कि फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इट शुड बी एफ इक्वल्स टू क्यू वी इंटू वी होता है। हाँ जी, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करता हूं रिलेशन यही होता है, फोर्स इन ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स आपका इतना ही होता है। बोले हाँ जनाब इतना ही होता है। अगर मैं रिलेशन के हिसाब से बात करता हूं तो आपका फोर्स और आपकी मैग्नेटिक फील्ड दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जो क्वांटिटीज पीछे के रिलेशंस के हिसाब से एक दूसरे के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर क्या है आपका फोर्स है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं जनाब, परपेंडिकुलर हैं। जब ये परपेंडिकुलर है तो मैं एक बात जानता हूं, बोले क्या जानता हूं, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट, उनका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा जनाब, जीरो हो जाएगा। चलो पलक झपकती है बेटा, पकड़ लो जरा से। बोले मास्टर हम कैसे पकड़ लेंगे, बोले अरे पकड़ो ना ऐसे। बोले इसका फॉर्मूला, सॉरी, वो कितना हो जाएगा, बोले एम ए इंटू बी, ये दो वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी और इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। डॉट प्रोडक्ट किस किस के बीच में करेंगे, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इधर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ए जो वो सॉरी एम जो है, एम क्या है, स्केलर है, इसको जीरो के नीचे फेंक दो, ये जीरो बना देगा। ए का वैल्यू कितना है, इट्स एक्स आई कैप प्लस का 2 जे कैप है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना है, बी का वैल्यू कितना दे रखा है, इट शुड बी आई कैप 4 जे कैप दे रखा है, और बाहर मल्टीप्लाई कर रखा है 10 की पावर 2 से, और इक्वल टू कितना बन गया, जीरो बन गया। चलो आई कैप की आई कैप से साथ करूंगा तो 2x बनेगा, जे कैप की जे कैप के साथ करूंगा 4 2 जा 8 बनेगा, और इंटू 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भैया वो उधर भेज दो, वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो। चलो तो 2x इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, इट शुड बी माइनस का 8, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो देख लीजिए -4 आंसर आ रहा है। बोले भैया आ रहा है पलक झपकते ही, ऑप्शन बी मेरे करेक्ट आंसर ही को, b इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले एक्सेलरेशन को मेरे वैल्यू आएगा कि x को वैल्यू यहाँ पर कितना होएगा, वो कितना होएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
If the given electron has a velocity not perpendicular to v, then trajectory of the electron is। वो कह रहा है कि जो पीछे का गिवन फिगर है, ये गिवन फिगर के हिसाब से अगर जो b है, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर उसका पाथ सर्कुलर नहीं होगा तो उसका पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा। अभी बताए थे हेलिकल पाथ होगा, वो ऐसे करके घूमता है, बोले गोल गुंडा खा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, इट शुड बी सी। बोले भैया अगर आपका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी परपेंडिकुलर बी के नहीं रह पाएगा तो जिसकी ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी हो जाएगी, ऑप्शन टी हेलिकल हो जाएगी, ठीक है। मतलब गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। और वाला पार्ट देख लीजिए, या तो फोर्थ क्वेश्चन कर लीजिए या तो ये वाला पार्ट छू लीजिए, ठीक। क्या कहता है, इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी b, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। बोले इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को भी लेकर बात कर ली गई है। बोले मैग्नेटिक फील्ड जनाब हमारे पास कितनी होगी, बोले वो इतनी होगी। भैया देख लो जरा, अगर बात हो रही है किसके, पैरेलल की, पैरेलल होने पर थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। पीछे ही तुमको अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या, F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। बोले साइन थीटा कहाँ से आएगा मास्टर, बेटे जब भी कभी दो प्रोडक्ट होते हैं बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनका कंक्लूजन आपके दो स्केलर प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज डी, 0, ठीक। चलिए, ओहो जी 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सेक्शन ई आ गया, सेक्शन ई मेरे सामने आ गया है, और सेक्शन ई कितने का है, 5 नंबर वाला है। झटपट झटपट 3 क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। चलो देखो भैया, 3 क्वेश्चन सेक्शन ई के अंदर है। इफ टू सिमिलर लार्ज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए है और उनका चार्ज डेंसिटीज आपको इतना गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 पैरेलल प्लेट्स बना लेता हूँ, एक का चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और एक का माइनस सिग्मा है। तो इधर प्लस प्लस होंगे और इधर की तरफ क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। तो वो क्या कह रहा है आपसे, और डी डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है, ठीक है, डी डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। चलो पहला वाला क्वेश्चन उठा लो। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन ईच केस। कह रहा है भैया बताओ कितनी होगी। अगर मैं इस चीज को लेकर बात करता हूं तो देख लिए भैया, इनके पॉइंट में अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूं और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कितनी होती है, बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक प्लेट इट शुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी हो जाएगी, इट शुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा यहां पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हैगी, ठीक है बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है बताओ इनकी डायरेक्शंस क्या होगी। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करती है, करती है नहीं करती है, बोले हाँ सर बिल्कुल करती हैं। तो सेम उसी रिगार्डिंग इनकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो इनकी डायरेक्शंस भी दोनों की क्या हो जाएंगी, इनकी डायरेक्शंस भी दोनों की सेम हो जाएगी। जिस वजह से अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 इक्वल्स टू इट शुड बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी निकालूं तो E2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा, होगा, बोले ठीक बिल्कुल होगा मास्टर। एक इधर भाज रहा हुआ है, एक इधर को भाज रहा हुआ है, दोनों का नेट निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, इट शुड बी E1 प्लस E2 करके निकलेगा, है ना। बोले बड़े में से छोटे वाले को बोले मास्टर घटा देंगे तो E2 माइनस E1 करके निकलेगा, दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, दोनों को कर दीजिए जोड़। जब दोनों को जोड़ दोगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी निकलेगी, इट शुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले का आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। पहले वाले का आंसर तो इतना हो गया, दूसरे वाले का पोटेंशियल निकाल रहा है। पोटेंशियल कैसे निकलता है, पोटेंशियल निकलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस, तो V इक्वल्स टू E इंटू डी। E is the electric field between the two plates and D is the distance between the two plates. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल दी, इट शुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। ये निकल आया भैया पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो अगला वाला देख लो। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। अच्छा कैपेसिटेंस पूछ रहा है इसका, तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू सॉरी Q इक्वल्स टू क्या होता है, CB होता है, ठीक है। C इक्वल्स टू कितना आ गया, Q अपॉन B। B का वैल्यू तुम पीछे निकाल रखी हो, इट इज किस्मा सॉरी इट शुड बी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D। अरे ये तो निकाले थे भाई पीछे, सॉरी सिग्मा D एप्सिलॉन निकाले थे, सिग्मा D क्या निकाले थे, एप्सिलॉन।
Q इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अगर इसको निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इट शुड बी सिग्मा, चार्ज के सामने निकालते हो तो सिग्मा इक्वल टू ds हो जाता है, और s की बात करें तो सरफेस हो जाएगा, और सरफेस हमारे पास कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास सिग्मा हो जाएगा, इसको मैं s ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू चाहो तो इतनी छोड़ दीजिए, चाहे बढ़ाना चाहो तो आगे बढ़ा दीजिए, सरफेस के हिसाब से सरफेस एरिया a ले लेते हैं ना, तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा d, सिग्मा से सिग्मा कट गया तो c इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये आपका और आंसर आ गया। अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा कर ये वाला आंसर निकाल दीजिए। देख लीजिए, एक एक नंबर के 3 पार्ट आपसे पूछे थे, एक एक नंबर के 3 पार्ट आपसे पूछे थे, देख लीजिए तीनों पार्ट आपने निकाल के रख दिए, 1 2 3 झटपट तरीके से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका कितना आ गया, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे मास्टर ये तो तीनों के फार्मूला होता है, ये तो हमने डिराइव करे और हमसे यहाँ ना ही पा रहा है। अरे भैया ही का रहा है, सिंपल सी तुमसे बात पूछी, सिंपल सिंपल तुम्हारे आंसर देने हैं, बढ़िया तरीके से 5 नंबर तुम्हारे ही जाते। चलो अगले बारो देखो, अगले पेपर में बड़ी तैयारी करनी है, मेहनत करके एकदम सही है। चलो देखो भैया क्या कह रहा हुआ है, कह रहा हुआ दो मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस r और 2r है, आर चार्ज सो दैट द बोथ ऑफ दीज हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा if they are connected to each other with a conducting wire in which direction with the charge flow and y। ठीक है, मान लेते हैं एक ये है जिसका रेडियस स्मॉल r है, एक ये है जिसका रेडियस कितना है 2r है, और दोनों को मैंने जोड़ दिया है एक कनेक्टिंग वायर के साथ। अब वो क्या कह रहा है, दोनों कनेक्टिंग वायर्स की आप पोटेंशियल बता दीजिए, दोनों कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल कैसा होगा। तो मैं निकाल देता हूं, देखो पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या चाहिए, v इक्वल्स टू KQ अपॉन r चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, बोले हाँ मास्टर चाहिए, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात करनी है, तो मैं जानता हूं कि Q इक्वल्स टू कितना होता है, इट शुड बी सिग्मा दैट्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू ds, और ये आपका अगर स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, इट शुड बी 4r स्क्वायर होता है। इसी रिलेशन को हमको यहाँ पर यूज करना है, पहले वाले के लिए यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, k सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा जनाब r, r से r कट जाएगा, v का वैल्यू कितना आ जाएगा, k सिग्मा 4 पाई r। आ गया जी, आ गया, बोले ठीक है। दूसरे वाले स्क्वायर के लिए मास्टर कैसे निकलेगा, ऐसे निकाल लो जैसे इसके लिए निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा k सिग्मा, देखो भैया इसकी रेडियस बढ़ गई, जब रेडियस बढ़ गई तो भैया 2r हो गया, 2r हो गया, देखो 4 पाई है, r की जगह 2r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी, इट शुड बी आपकी 2r हो जाएगी। चलो इसी वैल्यू को आगे बढ़ा लेते हैं, ये क्या हो गया k सिग्मा 4 4 जा 16 हो गया, एक मध्य काट लेते हैं, 2 जा 4 2 जा कितना हो जाता है 8 पाई r स्क्वायर, एक r से r खत्म कर लेते हैं, ये बचा, तो इट शुड बी कितना हो गया 8k सिग्मा पाई r। दोनों का अगर मैं कंपैरिजन कराता हूं, इन किन दोनों का, इन दोनों का, v का कराता हूं इस वाले का, तो इस वाले का जो रेशो निकल कर आया वो ये निकल कर आया, और इस वाले का जो निकल कर आया है, इस वाले का कितना निकल कर आया है, इस वाले का निकल कर आया है ये, देख लेना दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। देखो इसमें 1 है और इसमें 8 टाइम्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बड़ा वाला है, इस बड़े वाले का पोटेंशियल छोटे वाले के पोटेंशियल से कैसा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वाई कह रहा है, मैंने लोग करके दिखा दिया, देख लो भैया, फटाफट छाप लो इसको, ठीक, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर कहां पर जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए आगे की तरफ, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, प्लॉट देयर IV कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है टू लिमिटेशंस ओम्स लॉ की, 2 लिमिटेशन बतानी है। चलो 2 लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, फॉर नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइसेस को लेकर ये बात करते हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस को लेकर, जैसे ओमिक डिवाइसेस होती हैं, तो ओमिक डिवाइसेस अगर आपके पास होती हैं तो इनके ग्राफ कैसे रहते हैं, लीनियर, ये V हो गया, ये I हो गया, तो ये किसका वैल्यू शो करेगा, R का, ये हो जाते हैं लीनियर। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूं किसकी, नॉन ओमिक डिवाइसेस को लेकर, तो नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक डिवाइसेस होगा, इसका मतलब ये क्या बन गई इसकी लिमिटेशन, ये क्या बन गई जनाब इसकी लिमिटेशन। और इसमें ग्राफ कैसे होते हैं जनाब, इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन के नहीं होते हैं, हल्के से टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसे, ठीक है, टेढ़े हो गए, समझ के बात के लिए, ठीक। और अगर ओमिक डिवाइस होता तो ग्राफ कैसा जाता, सीधा, पर यहाँ पर ग्राफ कैसे आएगा, टिल्ट चला जाएगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी ओम्स लॉ को नहीं मानते।
जब वो ओम्स लॉ को नहीं मानते हैं तो वहां पर फॉरवर्ड वाइज ये फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ भी किस में जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ भी आपका लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में चला जाएगा। और इसी के हिसाब से रिवर्स बाइस का ग्राफ जो है, रिवर्स बाइस का ग्राफ भी किसके अंदर चला जाएगा, आपका नॉन ओमिक डिवाइस के अंदर चला जाएगा, जो कि लिमिटेशन किसकी हो गई, ओम्स लॉ की लिमिटेशन हो गई। समझ रहे हैं बात के लिए, दो लिमिटेशन है भैया, तीन बातें मैंने तुम्हें बता दी, कोई भी दो चिपका देते तुम्हारा काम हो जाता। समझ गया जी। चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आ हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अरे भैया जाको फोटो चिपका लो, भैया जाको फोटो चिपका लो, बाद में मुझसे मत कहियो कि मास्टर हमने ऐसो कर दो, हमने वैसो कर दो। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से भैया जाको कल करके दिखा दो। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो बढ़े, चलो अगलो बारो कर लेते हैं। अगलो बारो भैया आंखें खोल के, ठीक है, बढ़िया तरीके से कान खोल के सुन लियो, देख लियो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हुए। एन हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल मुझे कितना गिवन है, 100 वोल्ट का मुझे पोटेंशियल गिवन है। कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लेस करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का करता है, 1 ओम का करता है। ठीक है, एट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर करता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर करता है। और करंट कितना ड्रॉन करता है, करंट ड्रॉन करता है आपका 10 एम्पियर का। तो यहां से प्रोड्यूस होने वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से हम लोग स्टेप 1 टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं 20 डिग्री टेम्परेचर पर। तो यहां पर जब रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस एट टी इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ठीक है, जहां से R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। V आपका कितना है, 100 अपॉन 10 हो जाएगा एंड इट शुड बी 10 ओम। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। कहता है आफ्टर दैट फ्यू सेकंड्स वो स्टडी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पावर बताना है स्टडी टेम्परेचर पर, कितने पर, जब वो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 320 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। और वहां पर आपको क्या, आपको कोफिशिएंट का वैल्यू भी गिवन है। कहता है जब वायर का टेम्परेचर 320 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 320 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब आपको बताना है कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस, मतलब उसका जो पावर है, वो पावर कितना होगा। अब भैया देखो, पावर निकालने के लिए सबसे पहले तो बेटा मेरे को इस वक्त में लगने वाला रेजिस्टेंस पता करना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए, ठीक, क्यों, क्योंकि जब वायर्स में हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है तो करंट के इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से वायर्स में रेजिस्टेंस पैदा हो जाते हैं। तो मुझे इतने टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट फिर मैं क्या निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा उसका पावर। ठीक है जी, तो चलो निकालते हैं जरा इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो 10 ओम हो गया, कितने पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब दूसरी बात कर लेते हैं अब इस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। अब टेम्परेचर कितना हो गया, 320 हो गया। जब रेजिस्टेंस 320 है तो आर एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं, जो कि 20 डिग्री पर रहेगा, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। और डेल्टा टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, इट शुड बी डिफरेंस इन अ टेम्परेचर, तो 320 माइनस 20 डिग्री, है ना जी। तो यहां से आप जब R20 का वैल्यू, सॉरी R320 का वैल्यू निकालोगे सारी वैल्यूज रखने के बाद, तो R20 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो भैया रेजिस्टेंस 20 डिग्री पर 10 है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, तो R माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में से इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस कर दिया जाएगा, तो यही तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास बचेगा। ठीक, यहां से कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू देखो आपको नीचे गिवन है, कितना गिवन है, 3.70 इंटू 10 की पावर -4 गिवन है, और इंटू यहाँ पे कितना बचा, 300 बचा। सारी वैल्यूज को जब आप फिक्सअप करेंगे तो आपके पास R320 का वैल्यू लमसम 9.9999 कुछ बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके वैल्यू को हम सिमिलर मान लेंगे किसके, 10 ओम के। किसके सिमिलर माना जा रहा है, 10 ओम के सिमिलर माना जा रहा है। बात को समझ में आ गया। ठीक, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले डालो, तो अगले स्टेप पे चलेंगे। ले डालो भैया जल्दी स्क्रीनशॉट ले डालो, तो समय मत लगाओ, सही है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला जब बढ़ेंगे तो मैं मिटाल देता हूं भैया, ठीक है। अब हमने इसको मिटाल दिया, मिटालने के बाद अब हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देख लीजिए अब भैया आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जब मैं टोटल रेजिस्टेंस को निकालने की बात करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, इट शुड बी R ऑन 320 प्लस R, जो अब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो आपके पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कितना निकल कर आया, 10 निकल कर आया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1, इट शुड बी 11 ओम।
अब जो आपके पास प्रॉपर जो आपके पास करंट है वो कितना हो, वो सॉरी रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इट शुड बी 11 ओम, वो 11 ओम का हो गया आपके पास। अब हम लोग इसकी क्या निकालेंगे, अब हम लोग इसकी पावर को निकालने की बात करेंगे, और पावर इसकी कैसे निकाली जाएगी, तो पावर निकालने से पहले इसका करंट निकाल लीजिए इतने पर। जब आप इसका करंट निकालेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, इट शुड बी बी अपॉन आर। पोटेंशियल कितना गिवन था भैया मेरे को, 100 वोल्ट गिवन था, रेजिस्टेंस कितना हो गया 11 हो गया, तो करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, 11 9 99, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाऊंगा और 09, इट शुड बी 9.09 एम्पियर। करंट कितना आ गया 9.09 एम्पियर आ गया इतने पर। चलिए इसका पावर निकाल लेते हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना आया है 9.09 का होल स्क्वायर आया है, और आर कितना निकल कर आया है 11। देखो भैया इफेक्टिव रेजिस्टेंस 11 है और आपका करंट का वैल्यू कितना निकल कर आया है 9.09 निकल कर आया है। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। इसका वैल्यू है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ओवरऑल जो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, इट शुड बी 9.09 का स्क्वायर कर लीजिए, 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो फाइनल आंसर है वो इट्स इन वॉट, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा वैल्यू लमसम 62.64, इस तरीके से 82.64 वॉट लमसम, इस तरीके से कुछ जो है वैल्यू वो आपके पास बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी, और इस तरीके से आपके पास वैल्यू जो है वो बनकर आ जाएगी। सॉरी देख लीजिए बैटरी की बात कर रहा है, सॉरी बैटरी के पावर की बात कर रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कितना लगेगा, बैटरी का है तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 लगेगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहा है तो वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है तो इट शुड बी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इंटरनल, ठीक है, तो आई स्क्वायर आर इंटरनल 1 है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 9.09 आया है, क्योंकि भैया ये वाली वैल्यू निकालने के बाद ही तो मेरे पास ये वाला करंट जो है वो बन पाया है, और इसी करंट की वजह से इतने ही टेम्परेचर पर मैं क्या निकाल पा रहा हूँ इसकी पावर, तो ये पावर कितनी आ गया 62.64 सॉरी 82.64 वॉट निकल कर आपकी आ चुकी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और वाला पार्ट देख लीजिए, और वाला पार्ट कह रहा है क्रिस्चॉफ लॉ को यूज करते हुए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बता दीजिए। अरे जी यार ये तो बेटे प्रूफ है, आप लोग इसको पलक झपकते ही कर लेना, क्रिस्चॉफ लॉ का इस्तेमाल आपको करना है। इस तरीके से आपके पास एक सर्किट गिवन होगा, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी। चलिए ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, चलिए बोले हाँ जी गिवन है। चलो देखो जैसे ही आप यहाँ से क्या करते हैं, आप यहाँ से एक स्विच को जैसे ही आप यहाँ से क्या करेंगे ऑन करेंगे, करंट आपका पास होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पॉइंट सी कंक्लूडिंग विद ए टू डी एंड डी टू सी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस P है, ये Q है, ये R है, और ये क्या है S है। तो जब आप इसको प्रूफ करेंगे बाय मेकिंग अ इक्वेशन, और इक्वेशन कैसे बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्रिस्चॉफ लॉ, पहला वाला लूप आप ये बनाएंगे और दूसरा वाला लूप आप क्या बनाएंगे, आप ये वाला लूप बनाएंगे। करंट की डायरेक्शन मैं बता देता हूँ, करंट I है तो इस वाले में कितना जाएगा करंट I1, और इसमें कितना जाएगा I माइनस I1, ठीक है जी। करंट यहाँ से आएगा नीचे की तरफ, करंट कितना जाएगा IG, तो करंट यहाँ पे कितना बचा I1 माइनस IG बचता है। करंट IG यहाँ पर नीचे पहुँच जाएगा, IG है और I माइनस I1 इधर से आ रहा है, तो टोटल करंट यहाँ पे कितना हो गया I माइनस I1 और प्लस कितना हो गया IG, दोनों करंट यहाँ पर मिलेंगे, ओवरऑल करंट आके कितना बन जाएगा I। दो लूप आप यहाँ पे इस तरीके से बनाइए, पहले लूप आप ये वाला बनाइए, दूसरा लूप आप ये वाला बनाइए, दोनों को जब आप कंक्लूजन करके निकालेंगे तो कंक्लूजन करके वैल्यू कितनी आएगी, इट शुड बी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। आपके पास ये वाला रिलेशन यहाँ पर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, अब बढ़िया तरीके से ये कंक्लूजन आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बीट स्टोन ब्रिज बनके पूरी तरीके से क्या हो जाएगा जी तैयार, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक सर्किट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको करंट बताना है, क्या बताना है जी आपको यहाँ पर, आपको जी यहाँ पर डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म एडी के थ्रू आपका जो भैया करंट फ्लो हो रहा है आपको वो बताना है, ठीक है। उससे पहले क्या गिवन है वो देख लेते हैं। वायर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के साथ है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, बेंड इन अ शेप ऑफ आर सर्किल। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस जो था वो 12 ओम का था, और उसको वायर की तरफ कन्वर्ट कर दिया है, कुछ इस तरीके से कन्वर्टेबल कर दिया है, ठीक है जी। कन्वर्ट करने पर वो कह रहा है कि भैया ठीक है अब आपको बताना है ये किस तरीके से होगा। तो मैं आपको बता दूं जब पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जो था वायर का वो 12 ओम था, और इस तरीके से कुछ एंगल्स पर जब उसको ड्रॉन कर दिया गया है तो कुछ इस तरीके का फिगर आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं फ्रेम बनाकर तैयार करता हूँ इस तरीके से, ठीक है जी।
ठीक, सॉरी, इस तरीके से फ्रेम बना लेता हूँ, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है, सी है, ठीक, यहाँ पर सी आ गया, ये वाला ए आ गया, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो क्या आ गया, बी, एक यहाँ पर आ गया, ये वाला जो पॉइंट है वो डी है, एक यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट डी आ गया, 12 ओम का था भैया, तो ये आपका 4 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 2 आ गया, और ये आपका क्या आ गया जी, 2 आ गया। कैसे आया है वो चीज़ बेटा पीछे हमने इस चीज़ से निकाल लिया है, ये जो 60 डिग्री के एंगल्स गिवन है, पूरा एंगल जो गिवन है 360 डिग्री का है, उस एंगल्स के हिसाब से हम लोगों ने इसका क्या निकाल लिया है, इसका हमने वैल्यूज निकाल लिया है कि अगर रेजिस्टेंस होंगे तो उस वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा। मुझसे पूछा जा रहा है कि एडी वाला जो वायर है, इस वायर के अंदर आप बता दीजिए कि इसका क्या होगा, करंट इस वायर में कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी कुछ और रह तो नहीं गया, अरे एक बीच में भी तो रह गया है, हो जी, एक यहाँ पर भी तो रह गया है, एक यहाँ पे भी लगा दीजिए भैया 4 ओम का, ठीक है। अब अगर मैं इसको बीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से मान लूँ कि ये P है, वो Q है, ये R है और ये S है, ठीक, तो बीच वाले का रोल तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, खत्म, बीच वाले का रोल खत्म हो जाएगा, अगर ब्रिज आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू उनके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो 4 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2, सबको काट दोगे, आंसर बेटा बना जाएगा, क्या हो जाएगा, वैल्यू बैलेंस हो जाएगा। ब्रिज बैलेंस हो गया नहीं हो गया, बोले हाँ सर बैलेंस हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, IR होता है, तो I इक्वल टू कितना हो गया, B अपॉन R। पोटेंशियल आपको कितना गिवन है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल आपको 8 वोल्ट का गिवन है, तो इट शुड बी 8। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो भैया देख लो, जब ये वाला बीच वाला जब ये खत्म हो जाएगा तो जो आपका करंट है वो इस पूरे सर्किट में, जैसे यहाँ से हमारा करंट आई आया तो यहाँ पर करंट I1 चला गया, तो यहाँ पे करंट कितना चला जाएगा, I2, और थ्रू आउट द वायर करंट तो सेम रहेगा। करंट जब सेम रहेगा तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, और फाइनल करंट आपका इस वायर में कितना आ जाएगा, इस वायर में करंट आ जाएगा आपका 2 एम्पियर का। अगर आप सोचते हैं कि कैसे आया 2 एम्पियर का, तो एक काम कर लीजिए, इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, जो आंसर आएगा उसको पैरेलल में जोड़ो, पैरेलल में आने के बाद जो आपका आंसर निकल कर आएगा उसमें V8 लगाकर V इक्वल टू IR लगा दो, वहां से करंट का वैल्यू आ जाएगा। देख लेना पूरे सर्किट का जो करंट होगा वो करंट 3 एम्पियर का आ रहा होगा, पूरे सर्किट का जो करंट है वो कितने का आ रहा होगा, 3 एम्पियर। नीचे वाले वायर में जो करंट आपका है, नीचे वाले वायर में बच्चे आपका जो करंट है वो 2 एम्पियर का है, ऊपर वाले वायर में जो आपका करंट होगा वो कितने का होगा, 1 एम्पियर का करंट होगा, और ओवरऑल जो वैल्यू आपके पास बनकर तैयार होगी वो करंट की कितनी होगी, इट शुड बी ऑफ 3 एम्पियर। समझ के बात के लिए चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एन एसी वोल्टेज, अरे भैया 33 वाला क्वेश्चन है, कहते आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, चलिए देख लीजिए फटाफट इसको भी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है, देखो कह रहा है एसी वोल्टेज है, आपको वी का इक्वेशन गिवन है, आपको इंडक्टर के अक्रॉस इसको लगाना है, और इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या है बताना है। देखो भैया इंडक्टर का वैल्यू गिवन है, तो मैं एक बात जानता हूँ, इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होते हैं वो करंट से 90 डिग्री ऊपर होते हैं नहीं होते हैं, ठीक। अगर V का वैल्यू उसने मेरे को क्या दे रखा है, Vm साइन ओमेगा t दे रखा है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, इससे 90 डिग्री नीचे होगा, 90 डिग्री नीचे का मतलब हो गया माइनस का Im cos ओमेगा t, इस चीज को मैं ले लूंगा, हो जाएगा 90 डिग्री नीचे है भैया। तो अगर ग्राफ की बात कर रहा हूं, अगर एक्स एक्सिस पर मैंने साइन मान रखा है तो भैया बाई एक्सिस को मुझे कॉस लेके करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री नीचे दिखाना है बेटा, मेरे को वैल्यू दिखानी है, ठीक है। पावर की बात कर लेते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, इट शुड बी BRMS इंटू IRMS। हाँ जी, B का वैल्यू कितना है, इट शुड बी BM साइन ओमेगा t है, I का वैल्यू कितना है, माइनस का IM कॉस ओमेगा t है, ठीक है जी। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, तो BM और IM को हमसे क्या कर लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर कितना बचेगा, इट शुड बी साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना बचेगा कॉस ओमेगा टी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करा वैल्यू क्या बन गई, माइनस का Vm Im अपॉन 2, और ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, फॉर्मूला ऑफ साइन 2 ओमेगा टी का। तो आपके पास जो पावर आई वो पावर कितनी बनकर आ गई, पावर बन के आ गई आपके पास माइनस BM साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये पावर आपके पास क्या आ गई, बनकर तैयार हो गई। अब वो क्या कह रहा है, ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द PI विद WT ओमेगा टी ऑफ द AC सोर्स यूज्ड। एक नंबर का आपका
हो गया। चलो एक नंबर का और लगा देते हैं, ग्राफ बनाना है भैया सेकंड वाले पार्ट में। चलो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या कि जो वोल्टेज होते हैं वो करंट से कितना ऊपर होते हैं, वो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर होते हैं इंडक्टर के केस में। अब जब भैया उसने शुरुआत ही बी की यहां से कर ली है तो हमें खुद करनी पड़ेगी, तो बी की शुरुआत कर लेते हैं जनाब। चलो देख लीजिए, ठीक है जी, हो गई बी की शुरुआत, ठीक है। आई जो है उससे क्या लेना है, 90 डिग्री नीचे लेना है। जब इसको हम 90 डिग्री नीचे लेंगे तो 90 डिग्री नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए 90 डिग्री नीचे ले लिए। बोले अब पावर कहां बनेगी, तो देख लीजिए भैया, पावर की अगर मैं बात करता हूं तो पावर का रिलेशन कुछ ऐसा निकल कर आया है, माइनस के साइन के साथ पावर निकल कर आई है। तो मतलब ये है कि कभी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी और कभी क्या रहेगी, निगेटिव। बोले का है साइन टू ओमेगा टी आ गए हैं ना बेटा, तो माइनस और प्लस का तो दोनों का चक्कर चलाएंगे नहीं चलाएंगे, और बी और आई के बीच में इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन लमसम कुछ बनकर तैयार होगी ऐसी, ऐसे, ठीक है जी। ये जो है इट्स क्रॉसपॉन्ड टू बी, रेड क्रॉसपॉन्ड टू आई एंड व्हाइट क्रॉसपॉन्ड टू पावर। ये आपके पास ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। देर एकदम चमकता धमकता एकदम सितारा वाला आपके सामने मैप बना के तैयार कर दिए हैं। ऐसा ही चिपका कर आना बोर्ड एग्जाम में, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। समझ में आ गई जी। चलो स्क्रीनशॉट ले डालो, चलो आगे। अगला कह रहा है ऑल्सो डिफाइंड बार्टलेस करंट। बोले बार्टलेस करंट क्या होता है, बोले भैया हमको पता है बार्टलेस करंट क्या हो गए है, क्या हो गए है। बार्टलेस करंट वो होता है जो सर्किट के मेंटेनेंस करने में किसी भी तरीके के पावर का कंज्यूमशन नहीं करता है, मतलब कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होगी किसी भी सर्किट के द्वारा, तब ऐसे करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टलेस करंट बोलते हैं। समझ में आ गई आपके बात। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, एक ही बार में सारी बातें समझ लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भैया देख लो जरा, कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द, और वाला क्वेश्चन है भैया, और वाला, और वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द गिवन एसी सर्किट। एसी सर्किट का आपको इंपीडेंस बताना है। देखो भैया मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे इंडक्टेंस नजर आ रहा है। इंपीडेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा इन दो कंडीशंस के लिए, जहां पर आपके पास कैपेसिटेंस नहीं है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, इट शुड बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इन एब्सेंस ऑफ कैपेसिटेंस। ये वैल्यू आपके पास बनकर तैयार हो जाएगी। बोले हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। तो देख लीजिए भैया, इसके लिए हमें आर का वैल्यू निकालना है और एक्सएल का वैल्यू निकालना है। हमको देखो पोटेंशियल्स गिवन है यहाँ पर दोनों, चलो वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। तो पहले हम लोग बी आर का वैल्यू निकालेंगे, तो बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। पोटेंशियल कितना दे रखा है यहाँ पर, 30 दे रखा है। करंट का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 एम्पियर है। आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर कितना आ गया यहाँ पर, 15 ओम आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम उसका निकाल लेंगे, तो बी एल इक्वल टू, सॉरी बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट शुड बी आई एक्स सी हो जाएगा। आई एक्स सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना गिवन है, 40 गिवन है। करंट का वैल्यू कितना है, 2 है, तो एक्स सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट शुड बी 20 ओम। दोनों वैल्यूज को उठाकर यहाँ पे डाल दीजिए। जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट शुड बी 25 ओम। 25 ओम का बेटा यहाँ पर आपका इंपीडेंस निकल कर आ जाएगा, और ये बनकर तैयार हो जाएगा आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सॉरी वो और वाला पार्ट नहीं था भैया, वो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था, और ये हमारा इसका क्या है, सेकंड पार्ट है। और वाला पार्ट नहीं है भैया, और तो आगे आएगा ही, क्योंकि ये थर्ड पार्ट आ गया है। थर्ड पार्ट कह रहा है एक आइडियल इंडक्टर आपके पास है, पुट अक्रॉस, क्या कर रहा है, पुट अक्रॉस इतने वोल्ट इतने हर्ट्ज, इतने वोल्ट इतने हर्ट्ज सप्लाईज। कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन द टू केसेस विल बी द सेम और डिफरेंट। कह रहा है देखो दो आपके पास आइडियल इंडक्टर है जिसमें इतना पोटेंशियल, इतना फ्रीक्वेंसी, इतना वोल्टेज, इतना फ्रीक्वेंसी। कहता है दोनों में क्या करंट जो है वो सेम है या फिर डिफरेंट है, बताइए क्या होगा। तो मैं जानता हूं अगर प्योर इंडक्टर है, तो प्योर इंडक्टर के केस में अगर मैं एक्सएल की बात करता हूं, तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, इट शुड बी 2 पाई न्यू एल। होता है नहीं होता है, बोले हाँ जनाब इतना ही होता है। जब ये इतना ही होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग बात करते हैं किसके, बी इक्वल टू आई एक्स एल पर। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी आई यहां से क्या हो जाएगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सएल के साथ। और इसी कंक्लूजन के हिसाब से करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कम तो करंट ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो करंट कम। दोनों केस के हिसाब से जो पहला वाला केस है जिसमें 50 हर्ट्ज की आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो 50 हर्ट्ज वाले में करंट जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और जो दूसरा केस है
इसमें आपका करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ड्यू टू द रिलेशन I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द फ्रीक्वेंसी। समझ गए, एक नंबर का क्वेश्चन था, झटपट हमें हमने आंसर निकाल दिया, हमारा एक नंबर हमको मिलकर तैयार हो गया। ठीक है, चलिए और वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। और वाला पार्ट क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। जबरदस्त वीडियो को बेटे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फटाफट से शेयर कर दिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। भैया अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए भैया, फर्राटे की तौर से मैंने इसलिए वीडियो बनाई है ताकि जल्द से जल्द आपका भी समय जो है, आप फटाफट से वीडियो को देखकर अपना समय लेकर इस पेपर को सॉल्व कर लें। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, और साथ ही साथ में बढ़िया तरीके से आप फिजिक्स की तैयारी करते हुए चलें, इसलिए कंसेप्ट बेस के हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो जरा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। बात कर रहा है इसके ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल की। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये किस पर काम करते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर आपके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सिंपल वे में आपका आंसर हो गया, एक नंबर खत्म। कैन अ ट्रांसफॉर्मर बी यूज एज अ स्टेप अप स्टेप डाउन इन अ डीसी? बोले भैया नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डीसी में करंट जो है भैया वो आपका कैसा है, लीनियर है, कोई क्रस्ट नहीं, कोई ट्रफ नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। जब फ्रीक्वेंसी बदली नहीं जा रही है तो करंट तो एक जैसा आ रहा है ना जनाब, काहे परेशान हो रहे हो। अगला, मेंशन द रीजंस फॉर एनर्जी लॉस इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर। रीजन की बात कर रहा है भैया, सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है आपसे, कह रहा है ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस का रीजन बताओ। तो बता दीजिए आप, हिस्टैरिसीस लॉस की बात कर लीजिए। ठीक है, दूसरा एडी करंट, सॉरी इसको पहला मान लीजिए और इसको कितना मान लीजिए, दूसरा। एडी करंट्स की बात कर लीजिए, बोले एडी करंट्स की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखो हिस्टैरिसीस लॉस कर लीजिए, आप एडी करंट्स की बात कर लीजिए, आप इनके अलावा और जा सकते हैं तो फ्लक्स लीकेज की बात कर लीजिए, आप जूल्स हीटिंग की लेकर बात कर लीजिए। देखो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको लेकर आपके ट्रांसफॉर्मर में क्या हो सकता है। देखो जूल्स की हीटिंग की बात कर ली है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, लीकेज फ्लक्स की बात कर ली है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का लीक हो जाना। ये कुछ चार फैक्टर्स आपके सामने, जिसमें से किसी दो पर उसने आपसे बात की थी, आप दोनों का रीजन यहाँ पर ले सकते हैं या फिर आप चारों को मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। एक नंबर की बात है, आपको आंसर मिल जाएगा। डिटेल्ड अगर आपको ट्रांसफॉर्मर की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं ट्रांसफॉर्मर पे डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा और वहां पे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके की चीजें आपके यहाँ पर होनी है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, अगला वाला कह रहा है स्पेसिफाई द टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल सुटेबल। ओहो थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, ओहो क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं अपने हिसाब से। आपको दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बतानी है, मटेरियल सुटेबल फॉर द कोर ऑफ, क्या है, फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की कोर के लिए दो बेनिफिट, दो बेनिफिशियरी आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो मैं आपको बता देता हूं। पहला आपका क्या है, हाई सस्पेसिबिलिटी, हाई सस्पेक्टेबिलिटी मटेरियल की से आप कोर बना सकते हैं, और हाई परमिएबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी की सब्सटेंस की आप कोर बना सकते हैं। आप ट्रांसफार्मर में कोई भी मटेरियल ले लीजिए जिसकी आपको कोर बनानी है, आपको ध्यान रखना है उसकी सस्पेसिबिलिटी हाई कर लीजिए और उसकी परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। दोनों चीजें अगर हाई हैं तो आपकी कोर कैसी हो गई, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई। चलो भैया आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आखिरी प्रश्न आपके सामने, चलो देख लेते हैं, इसको भी खल्लास कर देते हैं। कह रहा है पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, ठीक है, कहता है इतना इनपुट पावर है, तो आपको भैया यहाँ पर जो बीपी की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, इट शुड बी थ्रू 100 वोल्ट गिवन है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इट्स प्राइमरी बेंडिंग हैविंग इतने, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स आपको कितने गिवन है, इट शुड बी 4000 टन्स गिवन है आपके लिए। फिर कहता है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टन्स इन द सेकेंडरी बाइंडिंग, एनएस की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और आपको यहाँ पर बेटा उसने आपको यहाँ पे बी एस का वैल्यू दे रखा है, इट शुड बी 330 वोल्ट। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन फॉर्मूला क्या होता है, बीपी अपॉन बी एस इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। मुझसे एनएस का वैल्यू पूछ रहा है, तो एनएस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट शुड बी बी एस अपॉन बीपी इंटू एनपी। ठीक है जी, ये मेरे पास आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आप वैल्यूज लगा दीजिए, वैल्यूज लगाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर, और बढ़िया तरीके से चिलमिलाता हुआ एकदम से आंसर हमारे पास जो आया आपका वो निकल कर आ जाएगा। और फटाफट बता दीजिए भैया मेरे को आपका आंसर यहाँ पर आएगा कितना, तो देख लीजिए वैल्यू कितनी आएगी। बी एस का वैल्यू आपके पास कितना है, इट शुड बी 230,
बीपी का वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितना है, इट शुड बी 2300 और आपके पास उसका वैल्यू कितना है, इट शुड बी 4000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करते हैं, 23 10 से इतना हो जाता है एंड इट शुड बी 400 टन्स। तो 400 टन्स आपको क्या करने पड़ेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग के नंबर ऑफ टन्स में आपको लगाने पड़ेंगे। और ये आपका इस स्लाइड का क्या था, आखिरी क्वेश्चन था। और इस तरीके से कुछ हमने बनाकर तैयार कर दिया आपका प्री बोर्ड का सोल्यूशन। और आई होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। क्यों जी, क्योंकि भाई कुल मिलाकर जो सारी बातें आपके मैंने आज करी वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ प्री बोर्ड के साथ आपको नहीं दे रहा है, ये आपको साथ साथ में इस बात में भी आपको हेल्प आउट करेगा कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अगर कंसेप्शनल बन गए पेपर में तो हमको किस कंसेप्ट के हिसाब से उनको सॉल्व करना है। आई होप सो बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो के साथ आप बने रहिए, चैनल के साथ आप बने रहिए, लगातार चैनल की वीडियोस को आप लोग देखते रहिए। आपके मतलब के नहीं है तो आप स्टेटस पे उसका आप स्टेटस लगा के दूसरे लोगों को बता दीजिए कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे इस चैनल पर इस बड़ा अच्छा कंटेंट है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। और लगातार चैनल को अपना प्यार देते रहिए और हम सबको अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए नंबर्स ऑफ वीडियोस लगातार बनाते रहें। चलिए इसी के साथ मैं प्रियम सर आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स की वीडियो के साथ जो कि अगले आपका प्री बोर्ड होगा। तब तक नमस्कार।